For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. आइए, हम लोगों ने सेटिंग अप बिजनेस एंटिटी इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ में जिस पोर्शन को पढ़ना शुरू किया था वो हमारा था इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ। इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ में जितने भी एक्ट हम पढ़ रहे हैं उन एक्ट का पर्पस क्या है? एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में क्या बना करके रखना? हार्मोनी बना करके रखना। कोई भी ऐसा वर्क प्लेस नहीं है जो इंसान के बिना होता है। तो जिस भी जगह पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर एक साथ है उस जगह पे उनका हार्मोनी बना रहे, एम्प्लॉय को समय पे पैसे मिले, सही पैसे मिले और सही कंडीशन में उससे काम कराया जाए। साथ ही साथ एम्प्लॉय भी जो है वो ज्यादा बड़ा चौधरी ना बन जाए और ये ना हो कि एम्प्लॉयर के ऊपर अनरीजनेबली जो है वो बिहेव करने लगे, यानी वो भी एक डिसिप्लिन और डेकोरम को क्या करे? फुलफिल करे और उसको मेंटेन करे। कहा इन चीजों के लिए जो है इसमें ढेर सारे एक्ट, जिनमें से हमने जिस एक्ट को पढ़ना शुरू किया था उसका नाम क्या था? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। सबसे पहले इस एक्ट का हम लोगों ने पर्पस देखा था कि इस एक्ट का पर्पस क्या है। रामदीन, रामखिलावन, बंसी, बिरजू, हरिया, ये लोग जब काम कर रहे होते कहीं पे तो इनकी तनख्वाह इतनी होती, इनके पैसे बस इतने ही होते कि किसी तरह इनके घर चलते हैं। ऐसे में अगर कभी मान लीजिए वो बीमार पड़ गया या राम दुलारी बीमार पड़ गई, चुन्नू मुन्नू जो है बीमार पड़ गया, अब ऐसे केस में उनके पास पैसे हैं नहीं। और अगर पैसे हैं नहीं तो आपको पता है कि मैंने पहले भी बहुत बार बोला है, सभी सहायक सबल के कोई न निबल सहाय, पवन जगावत आग को दीपहि देत बुताए। कहा कि उनकी मदद करने के लिए पड़ोसी भी जो आएंगे वो भी जो है वो हरिया है, बंसी बिरजू है, उसका भी तो ऐसा ही हाल है। कहा इनकी मदद कौन करेगा? कहा ना बीमारी में इनकी कोई मदद कर पाएगा, ना इनके बच्चे को अगर किसी तरह का इश्यू हो गया तो कोई मदद कर पाएगा, ना इनके जो है वो वाइफ के लिए कोई मदद के लिए आएगा। तो कहा कि मदद के लिए अगर कोई नहीं आएगा तो गवर्नमेंट को मदद के लिए आना पड़ा। उन्होंने कहा कि हम एक कानून बनाएंगे जिससे रामदीन को इनके ही पैसे में से कुछ पैसे हम काट करके देंगे। क्या करेंगे? कुछ पैसे कम देंगे, वो डिडक्ट कर लेंगे और साथ ही साथ इंप्लॉयर भी कुछ पैसे और उसमें डालेगा और वो पैसा एक खास जगह पे जमा किया जाएगा। और जैसे हम और आप अपना मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं, टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, वैसे ही इनके लिए भी एक इंश्योरेंस लिया जाएगा और उस इंश्योरेंस का प्रीमियम जो है वो कौन देगा? इंप्लॉयर इंप्लॉयर मिल करके देगा। कुछ प्रीमियम का अमाउंट किससे लेंगे? रामदीन से, इंप्लॉय से, और कुछ लेंगे किससे? एम्प्लॉयर से। और वो पैसा जो है वो जमा होता रहेगा और उस पैसे के बेसिस पे, बिल्कुल समझ लीजिए जैसे हम इंश्योरेंस लेते हैं तो प्रीमियम जाता है, उस प्रीमियम के बेसिस पे कल के डेट में अगर इनको अलग अलग तरह की जरूरत हुई, जैसे रामदीन काम करने के दौरान डिसेबल हो गया, हाथ कट गया, पैर कट गया, अब उसको क्या किया जाए? अब तो हाथ पैर कटने के बाद और उसे कोई काम नहीं मिलेगा, इस केस में क्या किया जाए? कहा कोई बात नहीं है, हम उसको क्या देंगे? इस तरह का डिसेबलमेंट बेनिफिट देंगे। कहा कि अगर राम दुलारी को कहीं कुछ हो गया, कहा उसके लिए भी देंगे। कहा कि अगर उसके बच्चे को कुछ हुआ डिपेंडेंट के लिए, कहा उसके लिए भी देंगे। लेकिन पैसे कहां से आएंगे? अगर इंप्लॉयर ही सारा कुछ देने लगे तो इंप्लॉयर तो खुद बिक जाएगा और उसका हाल रामदीन से भी बुरा हो जाएगा। तो ऐसे में उन्होंने जो है एक खास तरह का स्कीम निकाला एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का, जिसके तहत जो पैसे होंगे वो एक जगह इकट्ठा होगा, वो पैसे जो है वो अलग अलग जगहों पे लगाए जाते ताकि वो पैसे क्या हो जाए? इंक्रीज करे और जब जरूरत का टाइम आए तो उसी जगह से उन्हीं पैसे से इनकी क्या की जा सके? मदद की जा सके। जरा सोचिए, टर्म इंश्योरेंस 1 करोड़ का मिलता है, 1000 रुपए महीने किसी किसी को देने पड़ते। जरा सोचिए अगर 1000 रुपए देने के बाद कोई एक बंदा मर गया और कंपनी को 1 करोड़ देना पड़ा तो ऐसे में तो सारी कंपनी बंद होने लगेगी। कहा बिल्कुल बंद हो जाएगी। अगर 1000 दिया और 1 करोड़ देना पड़े तब तो कोई इंश्योरेंस का बिजनेस ही नहीं करेगा। लेकिन कहा गया कि सबके साथ ऐसा नहीं होता है, वो कैलकुलेशन कर लिया जाता है कि कितने में कितने का, कितने लोग मेडिकल इंश्योरेंस लेते, मेरा ही जैसे लिया हुआ है। अब ये मत कहिएगा सर आज ही श्राप देते, आज ही हॉस्पिटलाइज होंगे, लेकिन मेरा हर साल जो है वो मुझे बेनिफिट जो मिलता है उसका नाम है नो क्लेम बेनिफिट। यानी कि किसी तरह का कोई अगर क्लेम नहीं किया तो आपका जो है वो बेनिफिट का मतलब इंश्योरेंस का अमाउंट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये तब जब मैंने कोई क्लेम नहीं किया। अब पैसे मैं हर साल दे रहा हूं, 40-40, 50-50 हजार जा रहे हैं, लेकिन अगर मैं हॉस्पिटलाइज हुआ तो उन्हें 50 लाख देने पड़ेंगे, मुझे देने नहीं पड़ेंगे। अगर मेरा 50 लाख तक का भी खर्च होगा तो क्या करेंगे? वो खर्च देंगे। लेकिन अगर हर किसी का जो है वो 50,000 देने पे 50 लाख का अगर खर्च देना पड़े तो कोई मेडिकल इंश्योरेंस का बिजनेस करेगा?
तो ऐसे ही जो है वो कुछ लोगों के पैसे बचते हैं और कुछ लोगों में खर्च होते हैं। तो इसी तरह से कहा गया कि रामदीन, राम खिलावन, बंसी, बिरजू, हरिया सब एक ही साथ डिसेबल नहीं हो गया, सबके हाथ यहां से कट कट के उड़ने नहीं लगे। कोई जो भूचाल और जो है वो कहिए किसी तरह का जो है वो मंजुलिका की आत्मा नहीं भटक रही है कि हर किसी का हाथ पैर कटने लगा, सब डिसेबल हो गए। इसीलिए जो है वो उसी पैसे में से जो इंश्योरेंस का पैसा आ रहा है उसमें से अगर रामदीन का डिसेबलमेंट हुआ है तो उसके वेजेज के हिसाब से उसको दिया जाएगा, राम खिलावन का तो उसके वेजेज के हिसाब से। लेकिन ये हमें प्रोटेक्ट करना किसके लिए जरूरी था? उनको जिनको जो है जिनका पैकेज लाखों में है मंथली, कहा नहीं, उनको अपनी समझ है मैंने मेडिकल इंश्योरेंस लिया हुआ है, लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ है, टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ है, लेकिन आप रामदीन से पूछिए उसे पता भी नहीं है। उसका ये जो पैसा जा रहा है वो भी जबरदस्ती जा रहा है, इसीलिए जा रहा है। अगर वो इसको दे दिया जाए और बोला जाए कि भाई तू इतना % जो है पैसा क्या करना, आकर के जमा कर देना, इस महीने करेगा अगले महीने नहीं करेगा, इसलिए कहा गया कि काट के ही उतने पैसे क्या करना, उसे पे करना, तभी उसके पैसे क्या रह पाएंगे, जमा रह पाएंगे। देंगे उसे ही, लेकिन उनके बदले में हम डिडक्ट करके। तो अब यहां पे कहा कि ये एक्ट कहां कहां एप्लीकेबल है, तो कहा हर वो फैक्ट्री में जहां काम करने वालों की संख्या कितनी है, 10। अगर फैक्ट्री के केस में कितना बोला, अगर कोई जगह जिसका नाम फैक्ट्री है वहां पे कितने 10 या उससे ज्यादा लोग काम कर रहे तो ये एक्ट क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। यानी कि वहां पे जो भी मजदूर काम कर रहे हैं उनको ये वाला बेनिफिट मिलेगा। कहा कि और किसी जगह, कहा चाहे कोई दुकान हो, सिनेमा घर हो, चाहे कोई भी जगह हो, शॉप हो, स्टैब्लिशमेंट हो, कोई भी प्लेस हो, जहां काम करने वालों की संख्या जो है वो कितना हो, 20 या 20 से ज्यादा हो, वहां ये एक्ट एप्लीकेबल रहेगा। कहा बात समझ में आ गई। लेकिन ये क्या सारे के सारे जो है वो लोगों पे एप्लीकेबल होगा? कहा कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ उन एम्प्लॉय पे जिन एम्प्लॉय का वेजेज जो है वो 21,000 क्या है पर मंथ। आपके जो है वो नोट्स में दो जगह दो फिगर है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। 21,000 वाला जो है वो पे टिक लगाइएगा। तो कहा कि सिर्फ और सिर्फ वो एम्प्लॉय जिसकी सैलरी कितनी है, अगर कहा किसी का 22 है तो का कोई बात नहीं, अगर उसकी सैलरी 22 है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके ऊपर कंपल्सरली एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट एप्लीकेबल। एम्प्लॉयर की मर्जी है, चाहे तो माने चाहे, लेकिन अगर किसी का 20,000 है तो उसके केस में चॉइस है एम्प्लॉयर के पास। देखिएगा अगर चॉइस में जाएगा तो कितना बड़ा फाइन पेनल्टी उसके ऊपर लगाएंगे। कहा नहीं, कोई चॉइस एप्लीकेबल नहीं है, आपको इस एक्ट के दायरे में आना ही पड़ेगा। और इस एक्ट के दायरे में आने का मतलब क्या हुआ? कहा कि इस एक्ट के दायरे में आने का मतलब यह हुआ कि आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, इस एक्ट के तहत जो पैसे जमा करने हैं वो पैसे जमा करने पड़ेंगे। कहा एक सिचुएशन ये भी तो है कि रामदीन जहां काम करने के लिए गया है वहां डायरेक्टली नहीं गया है। कहा अर्थात, कहा कि कॉन्ट्रैक्टर के जरिए गया है। बहुत लोगों को आप देखते होंगे कि खुद काम नहीं मिलता तो किसके जरिए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर के जरिए। अब कॉन्ट्रैक्टर के जरिए अगर काम करने गया है तो भी कॉन्ट्रैक्टर ने अगर आपको काम दिलाया तो कॉन्ट्रैक्टर क्या कहलाएगा, इमीडिएट एम्प्लॉयर। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर जो है वो अपने घर में तो काम कराता नहीं है, वो किसी न किसी फैक्ट्री में, किसी न किसी एस्टैब्लिशमेंट में, कोई ना कोई वर्क प्लेस पे काम कराएगा। तो जहां आप काम कर रहे हो वो जगह क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कहलाएगा। तो कहा गया कि चाहे आप कॉन्ट्रैक्टर के जरिए काम कर रहे हो, चाहे किसके जरिए काम कर रहे हो, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के जरिए काम कर रहा हो, ये एक्ट आपके ऊपर क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। अब कहा कि ये एक्ट जब आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा तो इस एक्ट में कौन कौन से जो है वो चीजों को वेजेस के कैटेगरी में रखा जाए। क्योंकि आपने बोला ना कि 21,000 तक की सैलरी जिसको मिलती हो, कहा उस 21,000 में ओवर टाइम वगैरह सारा चीज ऐड कर दे। तो इन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ वो पैसे आप ऐड कीजिए जो आपको कैश या बैंक में मिलता है। किस में मिलता है, कैश या और कोई भी पैसे, जो पैसे आपको बिना 2 महीने के गैप के मिलता है। हो सकता है कि आपको साल में एक बार आपको यूनिफॉर्म के लिए पैसे मिलते हो सकता है कि साल में आपको जो है वो एक बार या 2 बार जो है वो आपको किसी खास तरह के शूज के लिए पैसे मिलते हो। कहा उसको शामिल नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ हम उन पैसों को लेंगे जो या तो हर महीने मिलता हो या फिर ज्यादा से ज्यादा कितने महीने पे मिलता हो, 2 महीने। इससे ज्यादा पे जो पैसा मिलता है क्या वो पैसा हम लेंगे नहीं? कहा कि बिल्कुल लीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन उस पैसे को किसमें शामिल नहीं करेंगे, वेजेस के कैटेगरी में शामिल नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि जो भी पैसा आपको कैश में या अकाउंट में मिल रहा है उसको शामिल कीजिए, लेकिन उसमें किसी भी तरह का कोई ट्रेवलिंग अलाउंस है या खास तरह का इक्विपमेंट के लिए पैसा मिलता है तो वो सब शामिल। मुझे बताइए क्या वो पैसा आप वेजेस के रूप में लेंगे नहीं?
लेकिन इस एक्ट में जो हमने 21,000 का जो है वो मार्किंग किया है, उसमें इन चीजों को शामिल हो सकता है कि इन चीजों को शामिल करने पे शायद 25,000 हो जाए, लेकिन इनको अगर छोड़ दे तो सिर्फ क्या हो 20,000। तो बताइए वो इंप्लॉइज एक्ट के दायरे में आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। हो सकता है इन सारे चीजों को मिला दे तो 30,000 हो जाए और इन चीजों को माइनस कर दे तो शायद सिर्फ 15,000 ही हो। अब ऐसे केस में एप्लीकेबल होगा या नहीं? कहा बिल्कुल एप्लीकेबल होगा। कहा कि वेज पीरियड का मतलब, कहा कि वेज पीरियड का मतलब होता है वो समय जिस समय के लिए आपको क्या मिल रहा है सैलरी। इन जनरली वेज पीरियड कितने दिनों का होता है? 1 मंथ। पूरे महीने काम करने के बाद आपको जो है वो 1 महीने की तनख्वाह मिलती है। क्या एज पर लॉ 15 दिन में नहीं मिल सकता? मिल सकता है। तो कहा गया कि जो भी आपका वेज पीरियड होगा उस वेज पीरियड में जितने पैसे आपको मिलने हैं उस पैसे में से आपको माइनस करने पड़ेंगे। कौन से पैसे? कहा ये कंट्रीब्यूशन वाला पैसा क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। यानी अगर रामदीन को 10,000 रुपए सैलरी मिलता है, कितना? 10,000, तो उसे 10,000 नहीं दे करके 10,000 में से कितने रुपए कम देंगे? 1.75% का मतलब 175 रुपए क्या करेंगे? कम देंगे। लेकिन उसके बदले में और कितने रुपए? 475, 475 रुपए कौन देगा? इसका मतलब इंप्लॉयर जब पैसे देने लगेगा तो क्या करेगा? 10,000 माइनस 175, इतने रुपए जो है वो रामदीन के हाथ में दे दिए। और अब ये जो है 175 इसके जो काटे हैं उसको जो है वो इंश्योरेंस फंड में क्या कर देगा, और साथ ही साथ अपना वाला भी 475 रुपया क्या हो गया, और ये हर महीने जमा होता रहेगा। जैसे ही वेज पीरियड खत्म हुआ उसके कितने दिनों के भीतर? 21 डेज के भीतर। आज अगर 30 तारीख खत्म हुआ और महीने का अंतिम दिन है, अगर 31 का महीना है तो जब 31 खत्म हुआ तो जितने भी तारीख का महीना हो, जैसे ही वेज पीरियड खत्म हुआ उसके कितने दिनों के भीतर? 21 डेज के भीतर ये पैसा जो है वो जमा हो जाना चाहिए। कहां पे? इंश्योरेंस फंड में जमा हो जाना चाहिए। नहीं होगा तो ज्यादा नहीं है, कितना इंटरेस्ट है? 12% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। किस पैसे पे? जो पैसा आपने जमा, और जितने दिन जमा नहीं किया उतने दिन का आपको जो 12% के रेट से इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। फिर हम लोगों ने इसमें देखा था कि आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। तो हमने देखा था कि इसके तहत रामदीन को जो बेनिफिट मिलेगा उसका नाम क्या है? मेडिकल बेनिफिट। रामदीन बीमार पड़ा, सर्दी खांसी जुकाम हो गया, कहा ऐसे केस में हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत है या ओपीडी से काम चल जाएगा? ओपीडी में जाएगा, जितना उसका बिल बनेगा उतना का जो है उसको रिम्बर्समेंट मिल जाएगा, या ईएसआई के जो है वो किस में चला जाएगा? हॉस्पिटल चला जाएगा, उसे पैसे। एक तरीका। दूसरा, अगर वो ज्यादा बीमार है तो क्या हो जाएगा? हॉस्पिटलाइज, जिसको इंडोर पेशेंट बोलते हैं। आउटडोर पेशेंट, अगर कहीं पे सुविधा दी हुई है तो वो उस डॉक्टर को घर पे भी बुला सकता है जो ईएसआई एक्ट के तहत उस डॉक्टर के पैनल में क्या है? शामिल है। तो वो घर आकर के भी जो है वो देख लिया, इलाज कर दिया, दवा दे दिया और चला गया। इनमें से किसी भी तरीके से अगर किसी भी कारण से रामदीन अपने काम के दौरान डिसेबल हो गया, पॉसिबल, काम करने के दौरान उसे इंजरी हो गई, अब वो काम करने लायक नहीं रहा, उसकी सेवा समाप्त हो गई, कहा कोई बात नहीं है, हम नहीं मानेंगे कि उसकी सेवा क्या हुई है? समाप्त हुई है। और अगर उसकी 58 ईयर तक उसकी जो है वो सुपर एन्यूएशन का समय था, यानी उसका रिटायरमेंट एज अगर 60 साल था, आज वो सिर्फ और सिर्फ 40 साल का है, तो भले वो यहां पे काम नहीं कर रहा है फिर भी अगले 20 साल तक उसको मेडिकल बेनिफिट वैसे भी मिलता रहेगा जैसे वो यहां पे काम करता रहता, तो उसको क्या होता रहता? मिलता रहता। मुझे बताइए ये अच्छा है या बुरा है रामदीन के लिए? इसीलिए ये प्रोविजन रखा गया। अगर ये नहीं रखा जाएगा तो जब कोई काम करता है तब तो इंप्लॉयर फैसिलिटी नहीं देता है, काम छोड़ करके चला जाएगा तो उसके लिए मेडिकल फैसिलिटी देगा, लेकिन अब देना पड़ेगा या नहीं? तो देना पड़ेगा। एक्ट में जो है वो लिखा हुआ है, और नहीं देने पे आगे पेनल्टी है, तो वो पेनल्टी देखिएगा, इंप्रिजमेंट का प्रोविजन है। तो आपके जो भी बड़े बड़े लोग हैं, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, आजिम हसन प्रेमजी, कुमार मंगलम बिरला, इनको जो है वो पैसे से डर नहीं लगता है जी। इनको किससे डर लगता है? तो आगे प्रोविजन दिए हुए जिसमें इंप्रिजमेंट तक का भी क्या दिया हुआ है? प्रोविजन दिया हुआ है। कहा सीकनेस बेनिफिट मिलेगा? कहा हाँ, सीकनेस बेनिफिट के तौर पे पहले 91 डेज के लिए बीमार पड़ गया। कौन बीमार पड़ा? रामदीन काफी बीमार है, कहा कोई बात नहीं है, 91 डेज तक के लिए हम उसको क्या प्रोवाइड करेंगे? इसका मतलब देखिए, अगर उसे 10,000 देते थे तो 10,000 नहीं देकर के कितना देंगे? 7,000 रुपए पर मंथ उसे देते रहेंगे। कितने दिन तक? 91 डेज तक देते रहें। कोई काम नहीं कर रहा, वो बीमार है, उसे ये हम पैसे देते रहेंगे। कहा ठीक है, लेकिन इसके लिए कम से कम
वो पिछले 6 महीने में कितने दिन काम किया हो। भाई बात भी सही है, जिसको आप अगले 91 डेज तक 70% उसके वेजेस का दे रहे हैं, जरा देख तो लीजिए कि वो होनहार है या नहीं। मतलब मैं आपके लिए एक्स्ट्रा क्लास लगाता रहूं, आपको जो है वो और जो रिवीजन कराता हूं, लेकिन पहले ये तो देख लूं कि रेगुलर क्लास में आपने क्या गुल खिलाए हैं कि आपके लिए मैं इतना क्या करूं, मेहनत करूं। देखिए मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो लॉ का टीचर हूं, इसीलिए ऐसा खरदूस हो गया हूं। जैसा लॉ बोलता है वैसे मैं भी चलता हूं। तो देखिए लॉ ने क्या बोला कि आपको जो है हम आगे फैसिलिटी तब देंगे जब हम आपका पिछला ट्रैक देख लें कि कम से कम 6 महीने में कितने दिन हमारे लिए काम किया है, 78 डेज। सिर्फ आप अपने अधिकार के लिए तो आ जाते हैं, जरा अपने कर्तव्य भी तो बता दीजिए कि आपने ये ऑब्लिगेशन पूरा किया है या नहीं किया हुआ है। कहा कि आपका जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा वो नकली सर्टिफिकेट नहीं होगा, बल्कि किसके द्वारा प्रूव होना चाहिए, ईएसआई रजिस्टर्ड डॉक्टर। ये नहीं कि झूठ मूठ का राम दिन मस्त जो है वो राम दुलारी के साथ जो है वो पिकनिक मना रहा है और यहां पे जो है कितना सैलरी लिए जा रहा है, 70% का सैलरी लिया जा रहा है। लोग यहां अपना जो है वो सैलरी छोड़ करके छुट्टी लेकर के घूमने जाते हैं। ये कमबख्त जो विथ लीव और विथ पेमेंट जो है वो क्या कर रहा है, 91 डेज तक क्या मना रहा है, छुट्टियां। तो कहा गया ईना चोलवे, और आपको क्या करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। एक और बात, अगर आप जेन्युइन हैं तो किसी भी शर्त पे जिस बीच में आप बीमार हैं, हम ना आपकी सैलरी काटेंगे, ना आपको डिस्चार्ज करेंगे, ना आपको डिसमिस करेंगे, ना आपको नौकरी से निकालेंगे, ना कोई ऐसा न्यूज देंगे जिससे आपको सदमा लगे, आप मड़मुड़ जाए। इतना तक आपको हम क्या कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं। बदले में आपसे क्या मांग रहे हैं कि आपने पिछले 6 महीने में कम से कम कितने दिन हमारे पास काम किया है, 78 डेज काम किया हुआ है। इसके बाद हमने देखा था कि अगर और भी ज्यादा आप बीमार हैं तो हम आपको फैसिलिटेट करेंगे और एक्सटेंड करेंगे सिकनेस बेनिफिट को कितने साल तक के लिए। लेकिन दिया हुआ है कि कौन से केस में, 34 लिस्ट मैलिग्नेंट का मतलब कैंसर वगैरह जैसी बीमारी, लॉन्ग टर्म कोई डिजीज है, तो देखिए कितने साल तक, सोचिए 2 साल तक वो काम नहीं कर रहा है, फिर भी कितनी सैलरी दे रहे हैं। सोच करके देखिए, अगर ये हर को देना पड़ा तो एम्प्लॉयर बचेगा, उसे जो है वो इस 34 मैलिग्नेंट डिजीज एक साथ हो जाएंगे। अगर उसे इस तरह से पैसे देने पड़े कि बिना काम के 2 साल तक कितने देने हैं, 80%, 8,000 रुपया पर मंथ का नहीं आएगा रामदीन 2 साल तक। और सुनिए, इस बीच में उसे कोई सदमा नहीं देना है और ना ही उसके वेजेज वगैरह को क्या करना है, डिक्रीज करना है। इनहांस्ड सिकनेस बेनिफिट, ये बेसिकली प्रमोट करने के लिए उन्होंने बोला कि अगर कोई भी चाहे मेल या फीमेल फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन कराता है तो 7 दिनों के लिए उसका जो है वो क्या रहेगा, 100% उसको क्या प्रोवाइड करेंगे, वेज। और फीमेल के केस में कितने दिनों के लिए, 14 डेज के लिए 100% छुट्टी पे रहेगा, फिर वो उसको क्या देंगे, 100% उसका वेज मिलता रहेगा। चलिए, तो यहां तक का जो बेनिफिट था वो हमने देख लिया। और ये बेनिफिट मिल कैसे रहा है, 1.7% किसका काटा गया और उसमें और कंट्रीब्यूशन किसने किया, कितना, इन दोनों पैसे को रखा गया और वो पैसे का इस्तेमाल हो रहा है, गवर्नमेंट कर रही है इस्तेमाल, कहीं ना कहीं पैसे लगा रही, तभी तो वो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है और इंक्रीज हो रहा है, और उससे ये सारे बेनिफिट हम क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहां तक का सफर पिछले एपिसोड में तय कर लिया। अब यहां से आगे बढ़ते, यहां तक बताइए कोई गिला शिकवा दुख दर्द पूछिए। मैंने ये कहां बोला पैसा डालना पड़ेगा, मैंने बोला फैसिलिटी मिलता रहेगा, ये वो गवर्नमेंट का काम है। आप जो है वो अगर हॉस्पिटलाइज हुए तो उनका काम है, इंश्योरेंस प्रीमियम आपने दिया है एज पर रूल। अब आप सुनिए, कभी कभी आप देखते होंगे कि कुछ अगर मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में आप लोग को जानना चाहिए, क्योंकि कहीं कंपनी सेक्रेटरी उसी कंपनी में बने, तो पहले क्या होता था कि बहुत सारे ऐसे जो है वो चीज एक्सपेंसेस होते थे जो आपको अलाउड नहीं होता था, जैसे ग्लव्स हो गया, मास्क हो गया, बहुत सारा चीज। कुछ सर्कुलर आया और बोला गया कि ये भी एक्सपेंसेस उसमें क्या होंगे, शामिल होंगे। कुछ जगह पे एम्बुलेंस का खर्च शामिल नहीं होता है, कुछ जगह कहते हैं एयर एम्बुलेंस भी यूज किया जाएगा तो सम एश्योर्ड में शामिल होगा। तो ये तो एज पर प्रोविजन है। एक बार IRDA का प्रोविजन आ गया तो क्या करना पड़ेगा, IRDA का तो प्रोवाइड करना पड़ेगा। इन्होंने बोला है कि अगर आप जो है वो सेवानिवृत्त हो गए हैं, आप जो है वो बीमार थे, कुछ भी थे, डिसेबल हो गए, सेवा खत्म आपकी, फिर भी हम मानेंगे कि आप सेवा में बने हुए हैं और आपको हम क्या करेंगे, मेडिकल बेनिफिट प्रोवाइड करते रहेंगे। आइए, मैटरनिटी बेनिफिट। मैटरनिटी बेनिफिट जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो वुमेन एम्प्लॉय के लिए, ये मेल एम्प्लॉय के लिए एप्लीकेबल
नहीं है। अब जब आप दो एक्ट आपको पढ़ाऊंगा, एक तो ईएसआई पढ़ रहे हैं और एक और एक्ट है जिसका नाम है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। वहां पे कहा गया कि अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट एप्लीकेबल है तो ईएसआई एप्लीकेबल नहीं होगा, और अगर कहीं पे ईएसआई एप्लीकेबल है तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ये जो है वो मदरहुड को प्रोटेक्ट करने के लिए, डेकोरम को जो है वो बनाए रखने के लिए, कि जिस बीच में जो है अगर कोई प्रेग्नेंट है या फिर जो है वो बच्चा डिलीवर हो रहा है तो उस केस में भी उनको पैसे की रिक्वायरमेंट है, और उस केस में किन्हीं के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी ना हो, इसके लिए ये लॉ में प्रोविजन किया गया है। तो यहां पे जो है इसमें दिया गया है कि कितने दिन तक आपको मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा इन जनरल, ये मिनिमम है 26 वीक्स। अगर कोई एम्प्लॉयर इससे ज्यादा देता है मोस्ट वेलकम, वो दे सकते हैं, लेकिन एज पर ईएसआई एक्ट, अभी जितनी बात मैं कर रहा हूं छोटा सा एस्पेक्ट डिस्कस कर रहा हूं मैटरनिटी बेनिफिट का, इसके बारे में बहुत सारे एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे जब हम कौन सा एक्ट पढ़ेंगे, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। वो एक्ट ही अलग से बना हुआ है, लेकिन इस एक्ट के तहत भी ये बेनिफिट दिया हुआ है। ये बेनिफिट का मतलब क्या हुआ कि रामदीन काम कर रहा है और मिल रहा है किसको ये बेनिफिट, राम दुलारी को। लेकिन आपको जो मैं पढ़ाऊंगा मैटरनिटी बेनिफिट, ये तब के लिए रहेगा जब खुद जो है वो राम दुलारी क्या करते रहेगी, काम करते रहेगी। तो बहुत सारे एस्पेक्ट है। तो यहां पे कह रहे हैं कि ये जो है वो आपका ईएसआई एक्ट के तहत जो है वो आपको 26 वीक्स के लिए, क्या अगर जो है वो कोई वुमेन काम करती है वहां पे तो उनको 26 वीक्स तक के लिए मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा। कह रहे हैं कि ये और एक्सटेंड हो सकता है कहां तक, 1 मंथ तक, लेकिन ये डिपेंड करता है डॉक्टर के एडवाइस पे। कुछ केसेस में, कुछ क्रिटिकल केसेस होते हैं जहां पे इसको क्या किया जाता है, एक्सटेंड कर दिया जाता है। लेकिन इसके लिए भी क्या किया गया, ये जो है वो उन्हीं एम्प्लॉय के लिए है जो काम कर रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कि रामदीन की वाइफ को मिल रहा है, ऐसा नहीं है, इसको थोड़ा करेक्ट करते हैं। ये भी जो है वो किनको मिल रहा है, राम दुलारी को मिल रहा है, लेकिन राम दुलारी ऑलरेडी वहां पे क्या कर रही है, काम कर रही है। और कितने दिन उसने काम किया हुआ है, 70 डेज। अब मुझे एक चीज बताइए, कह रहे हैं कि अगर पिछले साल उसने 70 दिन कम से कम काम किया हो तो वो एलिजिबल है इस चीज के लिए। अब ये गलत प्रोविजन है या सही प्रोविजन है? कोई आज डेट में आकर के ज्वाइनिंग करे और कल आकर के अपना जो है डॉक्टर का सर्टिफिकेट दिखाए कि 26 सप्ताह के लिए टाटा गुड बाय, कहा गया कि ये जस्टिफाइड नहीं है। अगर आपने किसी के लिए कहीं किसी तरह का क्या किया है, कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, तब आप एलिजिबल है वो बेनिफिट क्या करने के लिए, लेने के लिए। तो अगर प्रीसीडिंग ईयर में पिछले पूरे 1 साल के दौरान कभी छुट्टी लिया, कभी छुट्टी नहीं लिया, सब मिला जुला करके पिछले पूरे के पूरे जो है वो ईयर में 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक के बीच में आपने कितने दिन की कम से कम सेवा दी हो, अगर 70 डेज की दी है तो इस साल आप एलिजिबल हैं कौन सा बेनिफिट लेने के लिए, मैटरनिटी बेनिफिट, जिसमें 8 सप्ताह जो है आप जो है वो डिलीवरी से पहले ले सकते हैं और बाकी जो 26 में से बचा रहा वो बच्चे के बर्थ के बाद ले सकते हैं। ये थोड़ा सा सेगमेंटेशन किया हुआ है, यानी 8 वीक्स तक बच्चे के बर्थ से पहले की छुट्टी और बच्चे के बर्थ के बाद जो है वो बाकी बची हुई, यानी कि 26 वीक में से 8 वीक्स जो है वो पहले हो गया और 18 वीक्स आपका क्या हो गया बाद में। 1 मंथ एक्स्ट्रा मिल सकता है, वो अलग अलग केसेस में अगर डॉक्टर ने क्या किया है, अलाउ किया है। यहां पे कह रहे कि उस बीच में ना आपको डिसमिस किया जाएगा, ना डिस्चार्ज किया जाएगा, ना आपके सैलरी को रिड्यूस किया जाएगा, कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी पनिशमेंट उस बीच में जारी, भले आपने कुछ ऑफेंस किया भी हो तो इस बीच में कोई भी आपके साथ एक्शन नहीं लिया जाएगा, ताकि इससे आपके हेल्थ पे हैजार्ड ना हो, हेल्थ पे बुरा असर ना पड़े। क्लियर है मैटरनिटी बेनिफिट? बस ये छोटा सा किस एक्ट के तहत है, ईएसआई। तभी मैटरनिटी बेनिफिट में लिखा हुआ है कि अगर ईएसआई के तहत मिल रहा है तो ये नहीं कि किस एक्ट से मिलेगा, मैटरनिटी बेनिफिट से। जिससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है उससे आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो अभी तो आपने ईएसआई एक्ट के तहत देखा है, जब वो दिन आएगा तो मैटरनिटी बेनिफिट वाला भी देख लेंगे, तब उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि उसमें ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है या इसमें मिल रहा है, कितना मिल रहा है। डिसेबलमेंट बेनिफिट, डिसेबलमेंट बेनिफिट के बारे में मैंने आपको बताया था कितने तरह का डिसेबलमेंट है। टोटल डिसेबलमेंट का मेन 2 पार्ट, एक प्राइमरी और एक आपका टेम्पोररी और एक परमानेंट। एक टेम्पोररी और एक, अगर मेरा हाथ जो है वो टूट गया, कहीं चोट लग गया, 1.5 महीने का प्लास्टर है, तो ये क्या हुआ, ये टेम्पोररी है। कट के यहां से हाथ उड़ गया, फिर आ जाएगा, दूध का दांत तो है नहीं, ये क्या हो गया, परमानेंट। लेकिन अगर ये हाथ हटा है और मैं जेसीबी चलाता हूं तो एक हाथ से तो मैं जेसीबी चला नहीं सकता,
तो मेरे लिए ये क्या हो गया, पार्शियल डिसेबलमेंट या टोटल डिसेबलमेंट। लेकिन मुझे जो है अटेंडेंस वगैरह सुपरवाइजरी का काम आता है तो पार्शियल डिसेबलमेंट, क्योंकि कोई ना कोई काम मैं कर सकता हूं। तो हो सकता है मुझे सुपरवाइजरी का काम आता है, थोड़ी देर के लिए जूम कर लेते हैं कि नमन को सिर्फ और सिर्फ जेसीबी ही चलाना आता हो, तो उनके केस में ये क्या हो गया, टोटल डिसेबलमेंट। और मेरे, या मान लीजिए उल्टा कर लेते, क्यों उनको बुरा लगे, मैं ही मान लीजिए अंगूठा छाप पढ़ना लिखना जानू ना, तो मुझे जो है वो जेसीबी चलाने के अलावा कुछ नहीं आता, तो मेरे लिए क्या हो गया, अगर हाथ में प्लास्टर है तो क्या हुआ, टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट मेरे लिए। उनके हाथ में प्लास्टर है और उनको सुपरवाइजरी वर्क आता है, तो ये क्या हुआ, टेम्पररी पार्शियल डिसेबलमेंट। क्लियर है। अब मान लीजिए कि मेरे जो है वो दोनों हाथ में जो है वो प्लास्टर लग गए, एकाएक एक्सीडेंट हुआ, जेसीबी चलाता हूं अब, और मुझे कोई और काम नहीं आता है, तो भी टेम्पररी, क्योंकि हाथ से ठीक होंगे ना, तो क्या हो गया, टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट हो गया। नमन को सुपरवाइजरी आता है, अटेंडेंस वगैरह लेना, लेकिन उनके भी दोनों हाथ में प्लास्टर है, अब उनके लिए भी टोटल, क्योंकि अब दोनों हाथ है तो क्या मुंह से ऐसे अटेंडेंस करेंगे, तो ऐसे केस में ये क्या हो गया, उनके लिए भी ठीक है। अब अगर मेरा ये हाथ कट के उड़ गया तो, और मुझे कोई और काम नहीं आता है, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो गया। मुझे सुपरवाइजरी काम आता है तो परमानेंट पार्शियल डिसेबल। तो अब देखिए यहां पे कह रहे हैं कि अगर आपको जो हुआ है वो क्या है, टेम्पररी डिसेबलमेंट है, तो जब तक ये, ध्यान से सुनिएगा, जब तक ये, क्योंकि एमसीक्यू के लिए सब बहुत इंपॉर्टेंट, और अगर कहीं केस लॉ दिया तो भी, तो कह रहे हैं कि जब तक आपके पास वो डिसेबलमेंट बना हुआ रहेगा, कौन सा डिसेबलमेंट, टेम्पररी डिसेबलमेंट जब तक बना हुआ रहेगा, कहा गया कि तब तक आपको कितना वेजेज मिलेगा। उन्होंने कहा कि फ्रॉम डे 1 से लेकर के जब तक आपका ये जो है वो खत्म नहीं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हैविंग पेड एनी कॉन्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंजुरी, आपको क्या होता रहेगा, बेनिफिट एट द रेट ऑफ कितना, कब तक, 7 दिन में प्लास्टर हट गया तो कितने दिन का, 1.5 महीने में हटा तो, 2 महीने में हटा तो, 3 महीने में, तो कहा कोई टाइम का लिमिट कितना मिलेगा, लेकिन 90%। अब ये मत कहिएगा सर 10% नहीं, सोच करके देखिए, जो इंप्लॉयर है वो पैसा पेड़ पे उगाते नहीं है, और अगर उगता भी तो आजकल पेड़ भी लगाना बहुत मुश्किल काम है, और इस गर्मी में पानी डालो ये करो, और सही में अगर उस पे हो तो कह रहे हैं कि 90% दे रहे, तो क्या कम दे रहे हैं। और कौन सा डिसेबलमेंट है, टेम्पररी, हाथ में प्लास्टर है, मस्त घर पे ऐश कर रहा है, नहीं कर रहा है, जेसीबी में चला रहा था मान लीजिए, और आराम से हाथ में प्लास्टर है, इस हाथ में इतना ही दूर है, काम नहीं कर पाऊंगा, कौन सा, जेसीबी चलाने का, और कोई काम आता नहीं है, सुपरवाइजर कोई भी और काम नहीं। लेकिन अगर काम दे रहा है आपका इंप्लॉयर आपके लायक तो, और तब नहीं कीजिएगा तो तब पैसा मिलने वाला नहीं है। लेकिन ये नहीं कि कोई भी और काम दे देगा, बोलेगा चल तू जा करके जो है वो नालियों की सफाई कर, नहीं, जो आपका कैडर है या तो वही देगा या उससे थोड़ा अच्छा लेवल का क्या देगा, काम देगा। इसके बाद कह रहे हैं अगर ये कैसा बीमारी, टेम्पररी डिसेबलमेंट के बारे में सुन लिया, जब तक है तब तक कितना, परमानेंट डिसेबलमेंट में है तो कितना, 90% ऑफ वेजेज इन फॉर्म ऑफ मंथली बेनिफिट डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी एज सर्टिफाइड बाय। देखिए ये इसीलिए करना पड़ा क्योंकि परमानेंट डिसेबलमेंट है ना, आपकी यहां से क्या करेंगे, हम सेवा समाप्त करेंगे। अगर आप टेम्पररी है तो इसका मतलब आज नहीं तो कल आ जाना है, इसीलिए 90% दे रहे। अब हो सकता है आप ये काम छोड़ करके जाएंगे, कुछ और काम आप करेंगे जो भी आपको सुटेबल लगा, या हो सकता है अब आप कोई काम नहीं कर पाएंगे, तो कह रहे हैं हमें बहुत दुख रहेगा, लेकिन हम इस केस में 90% ऑफ कहां तक दे पाएंगे। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका अर्निंग कैपेसिटी कितना कम हुआ है, यानी कि इस चीज के कारण अगर आप 100 रुपए कमाते थे तो अब कितना रुपया क्या कर पाएंगे, कमा पाएंगे, उस बेसिस पे हम आपको क्या करेंगे, पे करेंगे। और ये जो है वो कौन सर्टिफाई करेगा, मेडिकल बोर्ड, गवर्नमेंट के बनाए हुए हैं। ए पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड, अगर टेम्पररी डिसेबलमेंट हुआ है, लेकिन ये टेम्पररी डिसेबलमेंट जो है वो 3 दिन से कम का है, जिसमें से जिस दिन हुआ है उस दिन को छोड़ दीजिए। जैसे अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा खरोच उरोच जैसा लग गया, प्लास्टर वगैरह नहीं हुआ, पट्टी और बैंडेज ही है, 2-3 दिन ड्रेसिंग कराऊंगा ठीक हो जाएगा,
तो बोला गया भाई इस केस में एक्सक्लूडिंग द डे ऑफ इंसिडेंट्स कह रहा है कि इसमें आपको कोई और चीज नहीं मिल रहा है, बल्कि हम आपके सैलरी को जो है वो डिडक्ट नहीं कर रहे, मतलब आपको हम एब्सेंट नहीं मान रहे हैं और एक्स्ट्रा कहीं कोई बेनिफिट आपको देने वाले हम नहीं है। क्लियर है? 3 दिन तक आप नहीं आएंगे तो हम आपको एब्सेंट, इसमें जिस डेट को आपका एक्सीडेंट हुआ था उसको छोड़ करके 3 वर्किंग डे हम आपको दे रहे हैं। अगर उस 3 वर्किंग डे में कुछ हुआ है तो उस 3 वर्किंग डे आप नहीं आते तो हम आपको एब्सेंट नहीं मानेंगे। तो 3 दिन तक के कम का है तो उसमें ये सब कैलकुलेशन करने की जरूरत, अच्छा किया बुरा किया, अरे भाई 90% मिलता है, ये सब मिलता है। और हम कह रहे हैं कि जैसे आपको जो सैलरी मिलती है एज इट इज रहेगी और माना जाएगा कि आप वर्क पे क्या थे, मौजूद थे, लेकिन कितने दिन तक का। और इसमें बहुत सारा चीज आता है, ऐसा आपको जो बुखार हो गया, कहीं कुछ और चीज हो गया, तो हम आपका कहीं भी कोई भी अमाउंट डिडक्ट नहीं करेंगे। क्लियर है? तो हमने जो मैटरनिटी बेनिफिट देख लिया और कौन सा देख लिया, डिसेबलमेंट बेनिफिट। तो देखिए एक मिनट, हम लोगों ने जो शुरुआत किया तो एक पहले देखा था मेडिकल बेनिफिट, फिर क्या देखा, सिकनेस बेनिफिट। ईएसआई एक्ट क्या क्या दे रहा है वो याद रखिएगा, शॉर्ट नोट्स दिखा। तो सिकनेस बेनिफिट हो सकता है आपसे अलग अलग ये पूछ दे, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द सिकनेस बेनिफिट प्रोवाइडेड अंडर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन वेरियस बेनिफिट्स प्रोवाइडेड अंडर ईएसआई। उसमें सब थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा, ये नहीं कि पकड़ करके मेडिकल बेनिफिट को रगड़े जा रहे हैं और दूसरा किसी बेनिफिट का नाम लिखा ही नहीं। ऐसे केस में अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहा या 5 मार्क्स का रहा और 5 बेनिफिट्स आपको लिखने थे, आपने एक बेनिफिट को खूब रगड़ा है, तो हम आपको ज्यादा से ज्यादा कितना देंगे, 1 नंबर। और 2 पेज लिखा है आपने और 1 नंबर दिया है। यहीं पे कोई बच्चा स्मार्टली 5 लाइन लिख दिया है या 10 लाइन, एक एक बेनिफिट लिखा, एक वर्ड, मेडिकल बेनिफिट, सिकनेस बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट, डिपेंडेंट बेनिफिट, और सबको थोड़ा थोड़ा डिफाइन किया है। बताइए उससे ज्यादा मार्क्स आएंगे या आपको? तो इसीलिए सबसे पहले कंटेंट के अकॉर्डिंग चलिएगा। तो हमने जो है मेडिकल बेनिफिट, सिकनेस बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट और डिसेबलमेंट बेनिफिट देख लिया। हाँ जी, पूछ रहे थे कुछ आप, फिर से बोलिए। परमानेंट डिसेबलमेंट जो है आपको जो है वो हमेशा नहीं मिलेगा। अगर आपकी जो है वो तबीयत ठीक होने लायक नहीं है तो हम देख लेंगे कि आपका अर्निंग कैपेसिटी कितने से कम हुआ है, हम उतना ही सिर्फ आपको जीवन भर दे पाएंगे, उससे ज्यादा हम नहीं दे पाएंगे। हो सकता है आप उसके बाद कहीं और काम करने लगेंगे तो हम देखेंगे कि उस काम में कितना और आपको मिलने लगा और उसका कितना जो है वो लॉस लगातार कैरी हो रहा है। वो लॉस हम हमेशा जो है वो मैनेज करेंगे और वो आपको पे करते रहेंगे। पॉसिबल, हमारे यहाँ सुपरवाइजर की कोई नौकरी नहीं है और मुझे सुपरवाइजरी काम आता है, पॉसिबल, या थोड़ा बहुत लिखने पढ़ने का काम आता है। जेसीबी से जो है मैं ज्यादा कमा रहा था जब उस पर ड्राइवर बन के चल रहा था, क्योंकि उसमें था कि कितने देर आप चलाते हैं, उस पर मैं उस पर ओवर टाइम वगैरह ढेर कर लेता था, पॉसिबल। तो मेरा एवरेज अर्निंग देखा जाएगा कितना था, और अब मैं कहीं और गया और सुपरवाइजरी काम करने लगा। वहां जब करने लगा तो मुझे जो है मंथली 8,000 आने लगा, जबकि वहां मैं पहले 15,000 कमा लेता था। तो ये जो 7,000 है ये बस आपको प्रोवाइड करेंगे और हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। क्लियर है? वो बुखार नहीं, वो तो चला गया अलग, मेडिकल बेनिफिट में जाएगा, वहां पे बेनिफिट ले लेगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूं अगर उसमें डिसेबलमेंट आ जाता है तब का। तो अगर डिसेबलमेंट आया है तो डिसेबलमेंट के कारण 3 दिन का अगर डिसेबलमेंट है, हाथ कट गया था, ये लगा हुआ था, तो उस केस में जो है हम उस 3 दिन तक 100% दे रहे हैं। बाकी केस में तो 90 देते थे ना, इस 3 दिन के लिए कितना दे रहे हैं, 100%। बाकी के लिए तो मेडिकल बेनिफिट दे ही रहा हूं, सिकनेस बेनिफिट तो 91 डेज तक तो दे ही रहा हूं, बुखार हुआ कुछ और हुआ वहां में हर चीज को एक साथ लेकर के चलिए। अगर किसी को बुखार हुआ तो उस केस में वो डिसेबलमेंट बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसको क्या मिलेगा, सिकनेस बेनिफिट या मेडिकल बेनिफिट मिलेगा, डिपेंड करता है किस तरह का केस आया हुआ है। आइए, डिपेंडेंस बेनिफिट के केस में कहा गया कि डिपेंडेंट को जो दे रहे हैं वो कितना % दे रहे हैं। अब ये बेसिकली क्या हुआ, काम के दौरान रामदीन की डेथ हो गई, पॉसिबल। अब उसके ऊपर जो है वो चुन्नू मुन्नू बबलू कह रहे हैं वो लोग डिपेंडेंट हो गए, या डिपेंडेंट को हमने डिफाइन किया हुआ है, कहा कि उनको हम कितना प्रोवाइड करेंगे, 90% जो उनके डिपेंडेंट्स को देंगे। लेकिन ये तब तक देते हैं जब तक वो डिपेंडेंट्स के कैटेगरी में आता है। अगर मान लीजिए कि उसके बच्चे ने सोचा, रामदीन का बच्चा बबलू और गुड्डू सोचा कि मस्त है, अच्छा था, पिताजी खूब पीते थे, अच्छा वह नाले में नहीं मरे, वहां पे फैक्ट्री पे इससे गिर करके मरे, या जो भी चीज है, अगर वहां से गए तो 90%। अब ये लोग दोनों कहता है पापा तो गिरे, अब अपन दोनों की बारी है, अब दोनों उस पैसे का मस्त ऐश करेंगे, कमाने की जरूरत नहीं। कितना पैसा मिल रहा है, 90% मिल रहा है। तो कहा गया कि ये नालायकी नहीं चलेगा, आप डाल डाल तो लौ बनाने वाले पात पात,
बोला गया कि वो आपसे ज्यादा एक्सपर्ट है। उन्होंने बोला ये सिर्फ तब तक ही मिलेगा जब तक आपकी उम्र जो है वो डिपेंडेंट्स की है। 25 साल के बाद किसी को भी डिपेंडेंस बेनिफिट नहीं मिलता है। मैक्सिमम उम्र कितनी है? 25 ईयर्स। और वो भी तब आपको डिपेंडेंस बेनिफिट मिलेगा जब रामदीन के डेथ के समय आप रामदीन के ऊपर क्या थे? डिपेंडेंट थे। जैसे मान लीजिए कि जो है वो गुड्डू और बबलू ऑलरेडी काम कर रहे थे और उनकी एज 22 साल थी। पॉसिबल? दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू गेट व्हाट? डिपेंडेंस बेनिफिट, क्योंकि वो दोनों उस समय क्या थे? एम्प्लॉयड थे। लेकिन अगर उस समय दोनों निकम्मे थे तो कितने दिन तक? बोला 3 साल तक और निकम्मापंथी कर सकते हैं, उसके बाद जो भी कीजिए अपने से कीजिए, हम आपको कोई बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करेंगे। क्लियर है ये चीज? ये वर्ड इसीलिए ऐसे करके कह रहा हूं, रीजन ये है केस लॉ में पूछा जाएगा। एकदम आपके दिमाग में ये घुसा हुआ रहना चाहिए, एकदम इंबेडेड रहना चाहिए कि ये आपको बेनिफिट सिर्फ 25 साल तक मिलता है, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि उस समय आप जो है वो किस कैटेगरी में आते थे? डिपेंडेंस के कैटेगरी में। आप 22 साल के थे लेकिन आप ऑलरेडी काम कर रहे थे, आएंगे डिपेंडेंस के कैटेगरी में। और ऐसे ही केस लिख देगा, सिचुएशन लिख देगा और आपको बोलेगा एज बीइंग होनहार कंपनी सेक्रेटरी, होनहार हटा दीजिए वो तो है नहीं, तो एज बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी एडवाइज द मैनेजिंग डायरेक्टर एज पर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? प्रोविजन लिखना पड़ेगा कि एज पर प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट डिपेंडेंट बेनिफिट्स का ये प्रोविजन है और उसमें ये लिखा हुआ है। क्लियर है? चलिए अब इसके बाद जो है, अब इसके बाद आपका जो है वो अदर बेनिफिट्स, ये जो वहां नहीं आगे, अब है अदर बेनिफिट्स। अदर बेनिफिट्स में क्या क्या आता है ये जरा देखिए। अगर जो है वो रामदीन की क्या हो गई? डेथ हो गई। और सुन लीजिए, जिनका जिनका जगह मैंने चेक किया है, ये प्राणी कभी कभी साथ नहीं बैठेंगे। आप ऐसे ही अलग इतने दूरी पे बैठेंगे तीनों। मानिक आप भी इनके साथ नहीं बैठेंगे, ठीक है, क्योंकि गप चलता है। और जिनको मैंने अगली बार देख लिया वो परमानेंटली, ये नहीं कि एक क्लास खत्म हुआ दूसरे क्लास के बाद आप क्या करेंगे? जगह चेंज कर सकते हैं जगह, लेकिन साथ नहीं बैठेंगे मेरे अगले आदेश तक। अगर मैं नहीं बदला जगह तो, ताकि आप ठीक से चीजों को समझ सकें। आइए फ्यूनरल एक्सपेंस के बारे में बात कर रहे हैं। फ्यूनरल एक्सपेंस को बेनिफिट नहीं बोलिए, एक्सपेंस बोलिए। रामदीन मर गया, अब ऐसे में ये नहीं है, उसके लिए लकड़ी चाहिए या कब्र खोदना है, जो भी करना है। खर्च आएंगे या नहीं आएंगे? आपको पता है हमारे देश में अजीब सी विडंबना है। चाहे जो है आप मंदिर में जाइए, मस्जिद में जाइए, गुरुद्वारा में, जहां भी जाइए, जो भी कीजिए, बच्चे के जन्म से लेकर के मरने तक में जो है वो पैसे ही चाहिए रहते हैं। बहुत रिसेंट एक्सपीरियंस मेरा है। मेरे एक फ्रेंड की डेथ, फ्रेंड के फादर की डेथ हुई थी। अभी 20 दिन से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि इसी मंथ की बात है, इसी मंथ की बात है। और उस दिन जो है आपके पास मेरा क्लास नहीं था, मेरा क्लास NIRC था, इसलिए मुझे याद है कि मैं उसके बाद जल्दी जल्दी फिर वहां पहुंचा भी था, क्लास भी। तो उनको लेकर के जब हम लोग गए हुए थे कश्मीरी गेट के पास, हाँ, निगम बोध घाट, जब आप इन करते हैं, पहला स्टेप जो होता है आप उसके लिए चालान कटाते, फी देते हैं। और उतना ही नहीं, हर एक चीज के लिए लकड़ी या जो भी चीज होगा आपको देना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलता हूं ये गलत सही क्या है, क्योंकि हर चीज जो है बिना खर्च के नहीं होता है। लेकिन बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि बच्चे के बर्थ से लेकर के, वो भी चाहिए, हॉस्पिटल जाना, वहां भी खर्च है, नहीं है तो ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, कितने की डेथ हो जाती है। और सुने होंगे तभी तो इतना सारा जो है एक्ट और कानून आया, मैटरनिटी बेनिफिट, ESI बेनिफिट के तहत क्यों आया कि 26 वीक्स तक नहीं काम करेंगे तो भी उनको क्या मिलना चाहिए? पैसे मिलना चाहिए। क्योंकि बुरा हाल रहता था, क्योंकि आप सोच लीजिए, मैं राम दुलारी की बात कर रहा हूं जिसको 15,000, 20,000, आपको क्या लगता है 10,000 नहीं मिलते होंगे। इन लोगों को उस समय और पैसे की जरूरत है या नहीं है? इनको कौन फल फूल और बाकी ला करके देंगे? अपना पैसा है तो उससे अपना और अपने बच्चे का जो है वो देख सकते हैं। वरना जो है वो रामदीन तो फिर जो है वो शाम में आएगा झूम बराबर झूम शराबी, उसे तो याद भी नहीं है कि कौन आया है, बबलू आया है या बबली आया है। बस उसका तो जो है वो ड्रीम 11 में टीम बना रहे हैं। ऐसे केस में भला बताइए, अगर वो खुद जो है वो स्ट्रांग ना हो, और आपको पता है स्ट्रांग होने में कोई इंसान की कमी नहीं पूरा कर सकता है, लेकिन इतना मान लीजिए, मनी इज नॉट एवरीथिंग बट मनी इज अ लॉट ऑफ थिंग। तो पैसा बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है।
चाहे किसी घर में डेथ भी हो गया, लेकिन अगर वो अर्नर था और उसका टर्म इंश्योरेंस का पैसा आया तो उस घर में जो किसी न किसी तरह से बच्चे बड़े हो जाएंगे, वरना कोई फिर देखने वाला नहीं है। इन्हीं चीजों को यहाँ पे जो देखा, और वहां मैंने देखा था कि हर एक काम में कर्म के समय जो भी चीज हो, हर चीज में क्या लग रहे हैं, पैसे लग रहे हैं। उसी चीज को ध्यान में रख करके रामदीन के लिए क्या किया गया कि अगर डेथ भी हो जाता है तो कितना पैसे मिले, उनके अंतिम क्रियाक्रम के लिए 10,000 रुपए उन्हें मिलता रहे। एक और बेनिफिट जो मैटरनिटी बेनिफिट की तरह ही है कि इनको कहा गया कि अगर बच्चे जो डिलीवर हुए हैं वो ईएसआई हॉस्पिटल में नहीं हुआ, पॉसिबल, राम दुलारी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के तहत आती थी, लेकिन जरूरी है कि हर जगह ईएसआई जो है वो हॉस्पिटल होगा? आप बताएं, रजौरी के पास ईएसआई बदरपुर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बसेपुर, बसई तारापुर, तो वहां पे हॉस्पिटल है। एक दो और जगह पे, दिल्ली में 4-5 जगहों पे या ज्यादा भी होगा। अगर मान लीजिए वहां पे जो है बच्चे का बर्थ नहीं हुआ, वहां होता था तो सारा पैसा वैसे ही जो है उनको कुछ भी नहीं देना पड़ता। लेकिन ये ऐसा चीज है कि इमरजेंसी कहीं भी हो सकता है, तो वैसे केस में किसी और हॉस्पिटल अगर लेकर के जाया गया तो वैसे केस में जो भी जो है वो कन्फाइनमेंट के समय जो भी खर्च, कन्फाइनमेंट का मतलब है डिलीवरी का खर्च जो आएगा उस समय, वो भी खर्च कौन देंगे, वो एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलते हैं कि आप जो है वो मैक्स के सूट में जाकर के जो है, स्वीट्स में जाकर के जो है वो मैटरनिटी बेनिफिट का फायदा लेंगे, नहीं, वो तो लाखों रुपए का होता है। वो एक जो रीजनेबल रेंज आपके लिए दिया हुआ है, हॉस्पिटल का कैटेगरी बना हुआ है, वहां हम आपको वो पैसे क्या कर देंगे, रिम्बर्स कर देंगे। अगर आपने जो है ये फैसिलिटी ईएसआई हॉस्पिटल में नहीं लेकर के क्या किया है, किसी और हॉस्पिटल में। फिर बता दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्सट्रीमली जो है वो लग्जूरियस जो है वो हॉस्पिटल में जाकर के लग्जूरियस जो है वो कोई जो है वो अगर आप रूम वगैरह लेते तो ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगा। बेनिफिट पेबल ऑन डेथ, कहा कि अगर जो है वो उसकी डेथ हो जाती है और ये जो डेथ हो रही है वो उस समय जब उसकी नौकरी खत्म नहीं हुई है, तो क्या रहता है, अमाउंट ऑफ सच बेनिफिट, जितना उसका बेनिफिट है वो सारा बेनिफिट किसको जाएगा। एक जनरल केस हमेशा याद रखिए, किसी भी पर्सन का जो भी कैश का इंटाइटलमेंट है या जो भी बेनिफिट का इंटाइटलमेंट है, उसका पहला हकदार कौन होगा। नॉमिनी को लेकर के क्या कहीं रूल दिया हुआ है कि नॉमिनी जो है वो हमेशा जो है वो रिलेटिव ही होंगे? ये कोई भी पर्सन हो सकता है। आप रोड चलते हुए किसी व्यक्ति को, लेकिन उसका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि ये कौन है, उसके बारे में पता होना चाहिए और उसका डिटेल आपको देना पड़ेगा। कोई भी नॉमिनी हो सकता है, बट अगर नॉमिनी अपॉइंटेड नहीं है, और नॉमिनी अपॉइंटेड रहने पर सबसे पहले पैसा मिलता है, तो अगर आप अपने घर वालों को भी, लीगल हायर को तो मिलेगा ही नॉमिनी अपॉइंटेड नहीं है तो, बट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि जितने भी आपके टर्म इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस या जितने भी पॉलिसीज या जितने भी अकाउंट्स वगैरह हैं, उन सब में नॉमिनी का नाम क्या होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए। और अगर नहीं मेंशन है तो किसको मिलेगा, ये सारा का सारा चीज लीगल हायर को, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलेगा। एम्प्लॉय को 2 समय में डिसमिस नहीं किया जाएगा, जो ऑलरेडी हमने पढ़ा था, मैंने एक जगह बस इसको रखा है। ना ही जब वो मैटरनिटी बेनिफिट ले रहे हो तो, ना ही सीकनेस बेनिफिट या मेडिकल बेनिफिट के समय, उस समय उसको किसी भी तरह से पेनलाइज नहीं करेंगे, पनिश नहीं करेंगे। अब अगर कहीं कोई मामला आया, कौन सा मामला आ सकता है यहां पे, रामदीन ने राम खिलावन को मुक्का मारा, क्या वो मामला नहीं है? अरे 2 एम्प्लॉय के बीच में झगड़ा हो गया, का वो भी मामला आएगा, लेकिन वो इसके तहत नहीं। वो पढ़ाऊंगा आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, वहां पे होगा, मारधाड़ एक्शन से भरपूर मूवी बनेगी, खून खराबे वाली। अभी तो ये जो है पारिवारिक फिल्म बन रहा है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है वो पूरा मारधाड़ सही होगा। एम्प्लॉय का एम्प्लॉय के साथ मारधाड़, एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर के साथ मारधाड़। अब ऐसे केस में क्या होगा, कैसे जो है वो फैसला आएगा। मारपीट को मारधाड़ कहते हैं, दोनों ही चीज चलता है। क्योंकि मुझे याद है ये वर्ड जो है, मुझे एकाएक याद आया, मैं होली के समय में हमेशा अपने बाबा के पास जाता था, पापा लेकर के जाते थे होली के समय में। एक बार हम लोग जाते थे दादा दादी के पास, अब नहीं है, अब कोई नहीं है मेरा वो जनरेशन, मतलब नाना नानी दादा दादी कोई नहीं, लेकिन हर बार जब जाते थे तो कुछ दिन के लिए नाना नानी के पास और कुछ दिन दादा दादी के पास। तो वहां जब जाते थे तो वहां उस समय जो हॉल होता था वो अलग तरह का हॉल था और उसका प्रचार भी अलग होता था। रिक्शा पे जो है वो ऐसे करके छोटा सा पोस्टर लगा करके, जैसा नीचे में हमारा छोटा वाला देखते हैं, वो बंधा हुआ रहेगा, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी।
और उस पर रिकॉर्डिंग नहीं बजता था, माइक लेकर के ऐसे, और वो लाउड स्पीकर लंबा वाला, पता नहीं आप लोगों ने देखा है या नहीं, ये लंबा वाला, वो साउंड बॉक्स जैसा नहीं, वो लाउड स्पीकर मुझे कभी इस पे ढूंढ करके नेट उट पे दिखा दूंगा, वो टीना और स्टील जैसा रहेगा और ऐसे चोंगा जैसा निकला हुआ बड़ा सा, वो बंधा हुआ रहता था, और उसमें एम्पलीफायर लगा और उस पे जो है वो बजता था। मधु बहनों, आपके शहर में, आपके शहर में आ गया है पहली बार मारधाड़ एक्शन से भरपूर। उसके बाद ये भी लगा देता है महान पारिवारिक फिल्म। मुझे मन होता था पूछे, अब सारी चीजें आ रही एकदम ऐसे ही आवाज में, चल रहा है शानदार दूसरा सत्ता। वो इको बनाने के कारण, ऐसे तो टेक्नोलॉजी तो थी नहीं कि क्या करेंगे उस चीज को करेंगे, तो उसी को क्या बनाने के लिए, और जो इस तरह से बोल रहा होता था वो तो अपने आप को पूछिए मत क्या समझता था। रुमाल ऊपर में रखता था हैंकी और माइक पे, और वो माइक भी जो है वो एल्युमिनियम और स्टील जैसा, और उस पे जो है वो शानदार जो है वो गदर मचाए रहता था। और जैसे ही हम लोग सुनते थे मारधाड़ एक्शन से भरपूर, पता नहीं उस समय क्या ऐसा होता था, और मेरा जो है वो फिगर 0 में था, मतलब मैं मुस्कान और इन लोगों को कॉम्प्लेक्स दे देता, 0 से भी नहीं, मेरा माइनस फिगर हुआ करता था। विपुल का आधा था, मैं समझ लीजिए, और एकांश देख रहे हैं कि मेरे से दुबला कौन आया, तो एकांश से भी जो है वो मैं आधा था, सोच लीजिए, आधा, लिटरली आधा। लेकिन मन क्या होता था, मारधाड़ वाली मूवी, और जैसे उसमें ढुसुम सर क्या, और ढुसुम, हम बैठे बैठे ही लगता था क्या आ रहा है, इसलिए बोलूंगा जो दुबला पतला रहेगा ना वो ज्यादा जो है वो ढुसुम करते हैं। जैसे प्रेरणा, अगल बगल किसी को भी देखा मुक्का क्या करते रहते हैं, चलाते चलते हैं, ये नहीं देखते कि कहीं कोई जो है वो अच्छे मूड में आकर के एक बार अगर बस फूक दिया तो क्या होगा। तो वैसे ही हम लोग भी करते थे, और बाबा को बोलते थे कि क्या करिए, मूवी दिखाने के लिए ले चलिए। अब मूवी में गए तो वहां पे वही घेरा हुआ सा बस रहता था रूम जैसा, और लगा हुआ क्या है, टीवी है, वो भी बहुत बड़ा सा नहीं, और उस टीवी के सामने जो है वो लोग नीचे में बैठे हुए, और कुर्सी मतलब ज्यादा पैसा जो देता था वो किस पे बैठेगा, ऐसे इसी छोटा वाला प्लास्टिक चेयर पे, और नहीं तो जो आगे में क्या बिछा हुआ है, चटाई बिछा हुआ है। अब जो मूवी शुरू हो गई है, तो हम लोग तो हर दिन बोलते थे मूवी देखेंगे, बाबा के सामने चल जाता था, बाबा जो उसको बोलते थे चलो जी जाने दो इन लोगों को। मेरे बाबा का भी थोड़ा, मैं बताया ना कि मुझे छोड़ करके मेरे पूरे के पूरे खानदान में सब दबंग और सब खूब पैसे वाले, सिर्फ मैं एक क्या ठहरा, गरीब आदमी। वो बोलते थे लाठी लेकर के ऐसे ही कूचते थे उसके शरीर में, है चल खोल इसको। उनको लोग शंकर भगवान के नाम से बुलाता था, मतलब गांव में कुछ नाम नहीं दे देते, क्योंकि लोगों की मदद बहुत करते थे, तो मदद करते थे तो थोड़े चौड़े भी रहते थे, क्योंकि जिसकी मदद करते थे, हाँ शंकर भगवान बैठिए तो चलिए देख लिया, तो वही वो मारधाड़ याद आ गया। तो यहाँ पे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट का जो कोर्ट होगा, वो कोर्ट ये मारधाड़ को नहीं निपटाएगा, बल्कि क्या देखेगा, किस तरह की चीजों को देखेगा, कंट्रीब्यूशन सही समय पे गया, या कंट्रीब्यूशन कहीं एक्सेस तो नहीं ले गया राम दिन से, कहीं एम्प्लॉयर ने अपना वाला जो है वो कम तो नहीं दिया है, और वो जो है वो टाइम पे दिया है, या और बात सोचिए, आपको जो मिलना था डिसेबलमेंट बेनिफिट, कहीं वो 90%, जैसे आप क्या सोच रहे हैं कि रामदीन जो है वो पढ़ लिख के बड़का जो है वो डॉक्टर इंजीनियर है, ये क्या करेगा वो, कि वो सारा का सारा चीज क्या कर लेगा, कैलकुलेट कर लेगा, बोला नहीं। तो ऐसे केस में उसे वो 90% मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसको लेकर के डिस्प्यूट हो सकता है या नहीं। पहले 91 डेज, वहां पे 78 डेज काम किया है, 70 डेज काम किया है, मैटरनिटी बेनिफिट में इतने दिन पहले इतने दिन बाद का, इन चीजों को लेकर के डिस्प्यूट हो सकता है या नहीं। इसका मतलब जितने भी प्रोविजन हमने पढ़ा है, उन प्रोविजन से रिलेटेड अगर कहीं भी कोई भी डिस्प्यूट होगा, तो उस डिस्प्यूट के लिए हम कहां आ सकते हैं, एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोर्ट। क्यों अलग से कोर्ट बनाया गया, क्योंकि आपको भी पता है हमारे देश में कोर्ट के ऊपर इतना प्रेशर है, और ये मैं बता रहा हूं आज से 1 साल पहले की बात, कि जब कहा गया था कि अगर कोई नया केस नहीं आता है और सारे के सारे कोर्ट 24 घंटे काम करते हैं, तो 17 साल लगेगा पुराने केसेस को क्या करने में, निपटाने में, सब्जेक्ट टू कंडीशन, नए केस। और यहां तो हर घड़ी बदल रही है रूपी जिंदगी, हर घड़ी केस फाइल हो रहा है या नहीं, नहीं कहते हैं आई विल सी यू इन द कोर्ट, तो भाई सी और शू दोनों चलता रहता है कोर्ट में। तो इसीलिए इन्होंने इनके लिए अलग से कोर्ट बनाया, ताकि फैसला क्या हो सके, जल्दी हो सके, और सनी देओल वाला जो है वो डायलॉग बोलने की जरूरत ना पड़े, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और इंसान बन गया तारीख। तो कहा यहां पे जो लोग होंगे कौन होंगे, कहा ये बिल्कुल वैसे ही होंगे
ये जुडिशियल ऑफिसर होंगे और इनके पास जो है वो क्या होंगे, कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस। मतलब ये वही पर्सन है जैसे जज होने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वही क्वालिफिकेशन इनके पास भी होनी चाहिए। लेकिन ये गवर्नमेंट के पास पावर है, हो सकता है कि इस इलाके में सिर्फ और सिर्फ एक जो है वो कोर्ट बनाए। क्यों? क्योंकि यहां पे ज्यादा केसेस ना आते हो। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा इलाका हो जिस इलाके में ये मारधाड़ बहुत ज्यादा होता हो, तो बोला गया कि उस इलाके में जो है वो एक नहीं 2-2 कोर्ट बनाएंगे हम। क्यों? क्योंकि वहां पे जो है वो ज्यादा केसेस आ रहे हो। तो कहा कि इनकी मर्जी है, एक ईएसआई कोर्ट एक से ज्यादा एरिया के चीजों को कवर कर सकता है, या एक एरिया के लिए आपको जो है वो एक से ज्यादा ईएसआई कोर्ट ईआईसी कोर्ट बनाना पड़ सकता है। अब यहां पे कहा, यहां जो चीज होगा कहा वो बिल्कुल एजुडिकेशन जो होगा वैसे ही होगा जैसे कोर्ट में होता है। और साफ तौर पे कहा गया कि नो सिविल कोर्ट, किसी भी सिविल कोर्ट को पावर नहीं होगा किस चीज का, यहां जो भी मामले आएंगे वो सारे के सारे मामले जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस से रिलेटेड रहेंगे उसमें उस मामले में किसी भी सिविल कोर्ट का कोई जुरिडिक्शन नहीं है। ऐसा इसीलिए कि अगर फिर लोग सिविल कोर्ट में भी जाएंगे तो इस कोर्ट को बना करके जो है वो क्या फायदा होगा। तो यहां पे कहा गया कि चाहे आपको रिकवर करना हो डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे उनको पैसे दिलाना हो, चाहे बेनिफिट दिलाना हो, का उन सारे चीजों के लिए ईआईसी कोर्ट के पास सफिशिएंट पावर है। वो सारे अधिकार हैं जो किसके पास होता है, सिविल कोर्ट के पास होता है। इसीलिए इनको जो है इनके कोई भी मामले किस कोर्ट में नहीं जाएंगे, सिविल कोर्ट में नहीं जाएंगे। अपील पॉसिबल है कि एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोर्ट ने फैसला सुनाया और वो फैसला आपको पसंद नहीं आया। आप कौन? आप रामदीन भी हो सकते हैं लेकिन एम्प्लॉयर भी तो हो सकते हैं। मान लीजिए कि कोर्ट ने फैसला सुनाया और बोला कि इतने के साथ इतना पैसा इसको पे करो। एम्प्लॉयर बोला ठीक है गलती हुई है मुझसे, मैं मान रहा हूं, लेकिन इतना पैसा जो है वो बनता नहीं है। अगर कहीं ऐसा लगे तो ऐसे केस में ये क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। लेकिन ये अपील इस जन्म करेंगे, अगले जन्म करेंगे, कब करेंगे? ये 60 दिन आपके बर्थडे से या मेरे बर्थडे से है? हाँ जी, जिस दिन आपके पास फैसला आया उसके कितने दिनों के भीतर। लेकिन हमेशा याद रखिए हर केस में एक डिफेंस दिया हुआ है, लेकिन आपको मेन चीज याद रखना है, अगर कोई ऐसा रीजन था जो आपके कंट्रोल के क्या था, तो वैसे केस में आप अगर 60 दिन के भीतर नहीं भी आते हैं तो आपकी बात को वो क्या कर सकते हैं, लेकिन वो आपका जो है वो राइट नहीं होगा, वो कोर्ट का क्या होगा, डिस्क्रेशन। डिस्क्रेशन का मतलब है मर्जी, चाहे तो माने चाहे, लेकिन 60 दिन के भीतर अगर आप आइएगा और मेरिट पे आइएगा तो आपके केस को वो अपील पे क्या करेंगे, सुनेंगे। ठीक है, अब यहां पे क्या क्या हमने गुनाह किया और क्या सजा है वो देखिए। फॉल्स स्टेटमेंट दिया किसने, एम्प्लॉयर ने या किसी ने भी, तो कह रहे इंप्रीजमेंट कितने मंथ तक और फाइन पेनल्टी। इसका मतलब फ्री लंच, फ्री डिनर, फ्री एकोमोडेशन। तो संपा भाई कितने दिन तक का, और ये दो। तो क्या दोनों चीज साथ में नहीं हो सकता? कहा जी आपकी किस्मत खराब रही तो 6 महीने की जेल भी हो सकती है और 2000 रुपए का, डिपेंड करता है, हो सकता है सिर्फ 1000 रुपए का फाइन हो और कोई इंप्रीजमेंट, 1 महीने का इंप्रीजमेंट, 1000 रुपए का फाइन, कुछ भी। कहा कि कुछ भी हो सकता है इस केस में। अब देखिए ये पता इंप्रीजमेंट क्यों लिखा गया, यही इंप्रीजमेंट एक ऐसा चीज है जो एम्प्लॉयर को डराता है, वरना 2000 रुपए सही में उनके लिए बहुत बड़ा इशू क्या मैटर करेगा। 2000 रुपया अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, आजिम हसन प्रेमजी, कुमार मंगलम बिरला, रतन टाटा, इन लोगों के लिए, अरे आपके लिए मैटर नहीं करता है 2000 रुपया, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए तो मैं जान दे दूं 2000 मेरा कोई ले ले तो, मैं तो गरीब आदमी हूं। तो जरा सोचिए मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, इनके लिए 2000, लेकिन इनके लिए ये जो 6 महीने है ना, ये अगर 6 घंटे भी हो जाए, 6 मिनट भी हो जाए तो इनके लिए क्या करता है, मैटर करता है। इसीलिए बहुत सारे लेबर लॉ में क्या कर, पहले नहीं था इंप्रीजमेंट का प्रोविजन, हर जगह क्या डालना पड़ा, कम से कम इस कारण डरेंगे भी तो सही, फेलियर टू पे व्हाट, कंट्रीब्यूशन पे करना था, आपने नहीं वसूला रामदीन से, गलती आपकी है या रामदीन की, भाई आप न पे कर रहे हो उसे, आप, और आपने अपना वाला भी नहीं दिया, गलती आपकी। कितना तक का है फाइन पेनल्टी,
3 साल तक का फ्री लंच, फ्री डिनर, फ्री एकोमोडेशन, सब रहना खाना सब फ्री। पोषंपा भाई 3 साल तक के लिए, और साथ में दोनों चीज। अगर यहां मिस किए तो देखिए, लॉ को कंप्लाई कराने के लिए जरूरी है क्या होना, स्ट्रिक्ट होना, और ये स्ट्रिक्ट अगर नहीं होंगे तो वो इस चीज को फुलफिल, ये तो आप भी जानते हैं। अगर मैं थोड़ा लिबरल हो जाऊं, आप और होंगे, मैं थोड़ा और हुआ आप ये, और थोड़ा मैं होऊंगा तो आप लेट करके बोलेंगे सर तकिया का इंतजाम नहीं हो सकता, थोड़ा कंफर्ट जोन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सर हम दो लोग ना एक ही कॉपी में लिखेंगे, आधा हम लिखेंगे और आधा मेरा वो फ्रेंड लिखेगा। तो अगर मैं थोड़ा थोड़ा लिबरल होऊंगा तो आप क्या होंगे, मैं इतना होऊंगा तो आप कितना होंगे, इतना। ये आपका और क्या है, लिबरल होने का क्राइटेरिया है। तो इसीलिए लॉ जो है वो क्या करता है, इंप्रूवमेंट और बाकी चीज लगा करके बोलता है कि बने रहो, जो प्रोविजन उसको क्या करो, फुलफिल करो। इनमें से किसी भी प्रोविजन को अगर कॉन्ट्रावेन किया तो कितने तक का फाइन है, और इंप्रूवमेंट कितने साल तक का, और वो है कि इफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इज डिडक्टेड फ्रॉम द वेजेस ऑफ, मुझे एक बताइए, ये जो 4.75% था, ये रामदीन से काटना था, एम्प्लॉयर को अलग से देना था? कितना समझदार निकला वो देखिए, उसने कहां से काट लिया, रामदीन को बोला तेरा ये सब में पैसा जमा कर रहा हूं, करो ना, 1.75% करोगे या 4.75 भी मुझसे ही लोगे? अगर ऐसा किया तो 4,000 तक का फाइन, और इधर जो 1 साल का पोषंपा है वो तो अपनी जगह है ही। इफ वेजेस और बेनिफिट एडमिसिबल टू एन एम्प्लॉइज, कब आपने किया था रिड्यूस, या सिकनेस बेनिफिट जान के आपने किया, ताकि जो है वो 90% और 70% जब निकाले तो क्या हो जाए, अरे जब वेजेस 10,000 है तब ना 70% 7,000 है, वेजेज ही कर दिया 5,000, अब तू ले 70% इसका, तो 3,500 हो गया। क्या अगर ऐसा किया तो कहा आपका यहां इंतजाम है, स्वागत है, तैयार है ये। इफ एन एम्प्लॉय इज डिसमिस, डिस्चार्ज, रिड्यूस्ड, और किसी भी किस समय, डिसेबलमेंट या मैटरनिटी बेनिफिट इस समय अगर है तो, और अगर यहां कह रहे हैं कि वेजेस और बेनिफिट एडमिसिबल टू एम्प्लॉइज, ये कह रहे हैं कि अगर आपको सिकनेस के समय वेजेस किया तो, और ये है कि अगर किसी भी समय में आपने किया जो कि रीजनेबल नहीं था तो भी, इफ देर इज फेलियर और रिफ्यूजल टू सबमिट एनी रिटर्न और मेक अ फॉल्स रिटर्न, इफ देर इज ऑब्स्ट्रक्शन टू एनी इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर आया है देखने के लिए कि देखें सारे बेनिफिट्स इन लोगों को मिल रहे हैं या नहीं मिल, वो कहता तुझे मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा, तो आ गुजरते हैं तेरी लाश से, क्योंकि अगर ऐसा किया तो कितने दिन तक का, 1 साल, और इधर 4,000 रुपए तक। कह रहे हैं कि इफ देर इज कॉन्ट्रावेंशन ऑफ और नॉन कंप्लायंस विथ एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट एंड रूल रेगुलेशन, जिसके लिए कोई स्पेशल पेनल्टी प्रोवाइड, कितने तरह का चीज लिखेंगे, हो सकता है लिखने में कोई पेनल्टी क्या हो जाए, छूट हो जाए। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूं देखिए ऐसा कीजिएगा तो क्लास के डेकोरम के अगेंस्ट है, कितना चीज बोलूं, आप कल को फिर कोई नया एक चीज बना दीजिएगा सर, ये तो बोला गया कि और कोई भी चीज जिससे किसी भी तरह का जो न्यूसेंस क्रिएट होगा, तो यहां बोला कि और कोई भी चीज जो इस एक्ट का जो है वो क्या है, कॉन्ट्रावेंशन है। अगर कहीं पे कोई पेनल्टी नहीं लिखा हुआ है तो कितना हो गया, 1 ईयर और 4,000 रुपीज तक। क्लियर है? चलिए, ये सारा कुछ ऑफेंस के बारे में। अब अगर कंपनी ने ऑफेंस किया तो करेगा ही ना, कंपनी, फैक्ट्री कंपनी का हो सकता है, इस्टेब्लिशमेंट हमारा आपका इंडिविजुअल का हो सकता है, तो हमारे आपके केस में तो नहीं। अगर कंपनी का तो बोला कंपनी भी रिस्पॉन्सिबल है, एंड ऑल द पर्संस यानी ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट, और बाय गॉड आपको इज्जत बड़ी दी गई है, कंपनी सेक्रेटरी हर जगह ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट में आता है। यानी कि अगर आपने याद रखिए, इसीलिए मैंने आपको बोला है कि अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो आपका लाइफ सेट, आपने सीएस बस करना शुरू कर दिया तो लाइफ सेट। दो बातें, अच्छे से पढ़ा, खूब अच्छे से पढ़ करके तो वैसे खूब पैसे मिलेंगे। अगर आपने नालायकी से जैसे तैसे कर गए, क्योंकि मैंने पहले बोला कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, 50% जिसको आएगा वो सीएस में क्या करेगा, पास कर जाएगा, कोई कंपटीशन तो नहीं कि इतने बच्चे भी पास करेंगे। अब आप कर गए और उसके बाद प्रोविजन वगैरह के समय आप कहीं और थे, या आपकी धासु एंट्री क्लास में बाद में हुई थी, तब तक वो सब निकल चुका था। लेकिन वहां पे पनिशमेंट के समय तो ये नहीं होगा, या वहां पे आप बोलिएगा कि जिस दिन ईएसआई चल रहा था ना, मेरा एग्जाम था या कुछ भी था, XYZ जो भी था, मैं लेट पहुंचा या लेट पहुंची,
तो आपके लिए वो छोड़ दिया जाएगा नहीं। और कुछ जगह पे सेबी वगैरह के केस में, इसीलिए मैंने बोला सिक्योरिटी लॉ वगैरह और ठीक से पढ़िएगा। जो जितना पैसा देता है ना जो लॉ, वो लॉ इसीलिए पैसा देता है क्योंकि उसके नॉन कंप्लायंसेस पे फाइन पेनल्टी, आपको पता है सीएस के ऊपर ज्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 25 करोड़ तक का फाइन और 10 साल तक का फ्री लंच, फ्री डिनर, फ्री एकोमोडेशन। ये सीएस के ऊपर भी क्या है, एप्लीकेबल है। करियर सेट, मां बाप को बोल सकते हैं कि तेरा बेटा ऐसा चीज पढ़ रहा है कि इसे अब खाने पीने की तो बाय गॉड और रहने की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि सारा इंतजाम वहां हो जाएगा। हाँ, एक और काम करना, मेरे हिस्से का जो खेत वगैरह है ना, उसके लिए ग्राहक ढूंढ के रखना, क्योंकि जा रहे हैं अब जॉब करने के लिए, और जो गुल खिलाए थे क्लास में वो अब जो है वो फल देंगे। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम किया था हमने उस समय, उसका समय अब आ गया है प्रदर्शन का। तो मेरा जमीन जायदाद बेचना शुरू करो, क्योंकि अगर वो पैसे नहीं दिए तो 25% और क्या हो जाएगा, तो 10 साल की जगह 12.5 साल के लिए तेरा बेटा सेट हो जाएगा, या जो भी रहे। और जो मैं बेटा कह रहा हूं ये मान के चलिएगा कि लड़कियों के लिए भी, फीमेल के लिए बड़े अच्छे इंतजाम जेल में हैं। उनके लिए भी वहां पे जो मुस्दंडी सब होती है, इधर मुस्दंडे होते हैं तो वहां मुस्दन, और वो भी बड़ा अच्छा जो है वो व्यवहार करते, खाना पीना रहने उन्हें सबका अच्छा इंतजाम रहता है। तो इसीलिए सीएस अच्छे से बने, लाइफ सेट। नालायक सीएस बने तो भी लाइफ, क्योंकि 10 साल 12 साल के बाद जब आइएगा, यहां तो आज जो पढ़ा है कम वक्त कल कोई पूछ ले, अभी जो पढ़ाया है कोई मेट्रो में पूछ ले, वो भी मेट्रो में। अगर कहीं अगल बगल अपने बिरादरी के साथ बैठे तो कोई मेट्रो में पूछ के दिखा दे, और कहीं जो है वो अपने बिरादरी के साथ नहीं बैठे तो मेट्रो में याद रहेगा, कल तक भी याद रहेगा, अगर रिवीजन कर लिया तो फिर याद रहेगा। लेकिन जितना जो है वो ज्यादा जो है वो बातचीत होगी किस चीज का, क्लास के बाद वाली चीज का, उतना ज्यादा क्लास वाला चीज क्या होता जाएगा, जल्दी भूलेंगे। और सोचिए ये चीज हमें कब याद रखना है, एक तो जॉब के लिए जाएंगे तो अभी से 2-2.5 साल लगेंगे, उस समय याद रखना है। और उसके बाद जब जॉब कर रहे होंगे मतलब अगले दिन याद रखने में दिक्कत था, और उसके बाद कहीं लाइफ सेट 12 साल बाद वापस लौटे, अब हम सीएस बनेंगे, करियर। तो आगे आप खुद समझदार है मैं क्या बोलूं, आप लोग तो महान लोग हैं। अब जरा आते हैं अपने जो है वो आइए टेस्ट पे। कितने क्वेश्चन हैं, चलिए तो उससे पहले रुकिएगा जरा, एक बार कुछ केस लॉज पे आते हैं। पहला केस कहता है कि अगर इट इज नॉट सफिशिएंट दैट 20 persons आर एम्प्लॉयड इन अ शॉप, दे शुड बी एम्प्लॉयज एज पर सेक्शन दिस ऑफ द एक्ट गेटिंग द वेजेज प्रेस्क्राइब्ड देयरइन। इसका मतलब है एक दुकान है और जानबूझ करके मैंने उस दुकान पे 20 लोगों को नहीं रखा। मैंने क्या किया, बगल में आप देखते होंगे किराना दुकान वगैरह पे जब जाएंगे तो बोलेगा कि रुकिए ना गोडाउन से मंगा देते हैं, और तुरंत एक को बोलेंगे जा, या फोन करेंगे कि भाई लेते आना। या किसी दुकान पे जाएंगे तो ऊपर छोटा सा जो ऐसे छेदा सा बना रहेगा, बाल्टी से सामान नीचे आएगा ऊपर जाएगा। तो सोचिए जैसे आप इन चीजों को देखे हैं, लॉ वाले ने भी तो देखा हुआ है, और उन्होंने बोला है कि चाहे इस दुकान पे चाहे कहीं और रखो, दोनों एक ही जगह जुड़ा हुआ, दोनों का एक ही जगह अकाउंट होता है। तो ये नहीं कि यहां भी 10 रख दिया और वहां भी 10 रख दिया और आप ईएसआई एक्ट के दायरे से क्या हो गए, बाहर होगा। तो बोला ई ना चलबे, दोनों को ऐड कर देंगे और दोनों जगहों पे ईएसआई एक्ट को क्या करना पड़ेगा, कंप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये केस जरा बताइए क्या कह रहा है। रीजनल डायरेक्टर ईएसआई कॉर्पोरेशन वर्सेस एन रंगाराव। The accident may occur within or outside the territorial limit of India. However, there should be a nexus or causal connection between the accident and employment. The place of time of accident should not be totally unrelated to the employment. Example दूं, लेकिन बाहर चला गया विदेश, अब हाँ अगर काम से गया है तो हो सकता है आपके जगह से रामदीन रामखिलावन को काम के लिए यूएसए यूके है, आपने वहां क्योंकि ये स्किल्ड पर्सन था
आपका कोई जो है वो सामान गया, वहां पे मशीन गया, उस मशीन की असेंबलिंग करनी है, तो मशीन की असेंबलिंग करने के लिए सिर्फ इंजीनियर नहीं लगते हैं बल्कि लेबर भी लगते हैं। इंजीनियर तो बोलेगा ये पार्ट पहले, ये बाद में, ये ऐसे, लेकिन होता तो चीज हैवी है, उसको लगाना और ये करना, देखना। कहा अगर इन कामों से गया है और वहीं पे जो है कहीं कोई हादसा हो गया, तो इंटरनेशनल डेथ हुई तो, या इंटरनेशनल इंजरी हुआ तो, लॉ ने कहीं नहीं बोला इंटरनेशनल डेथ, तो डेथ ही है, लेकिन बोला कि इस केस में भी आपको वो सारे बेनिफिट मिलेंगे जो बेनिफिट आपको कहां पे मिलता है, इंडिया में। लेकिन अगर मान लीजिए किसी कारण से राम दुलारी के साथ स्विट्जरलैंड गया, अब कैसे गया वो भी तो सुन लीजिए। गलती से कोई लॉटरी वगैरह खरीदा था, उसमें जो है वो मिल गया। लॉटरी में नहीं निकल जाता है किसी किसी में, कभी कभी कोई सामान भी लीजिएगा ना, टीवी वगैरह, तो उसके साथ भी रहता है कि दिस डे और दिस नाइट फलाने जगह पे, निकल गया उसमें। अगर ऐसे में गया हुआ और तब कहीं कुछ हुआ तो नहीं, इस एक्ट के तहत तब कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आइए अगला केस देखिए, रीजनल डायरेक्टर ईएसआई वर्सेस फ्रांसिस डिकोस्टा। देखिए क्या केस कह रहा है। और फैक्ट्री से 1 किलोमीटर के दूर रामदीन का एक्सीडेंट हुआ। रामदीन को ही लेते हैं पिक्चर में, एग्जाम्पल से आसान हो जाएगा। कोर्ट का कहना है कि अगर किसी भी तरह से इसका कनेक्शन है तो मिलेगा, और अगर इंडिया में भी इसका कोई कनेक्शन नहीं है तो राम दुलारी ने बोला कि बैठे बैठे क्यों खटिया तोड़ रहे हो, जाओ सब्जी ले आओ। ऐसे ही वचन बोलती है राम दुलारी, और ऐसे ही वचन रामदीन को समझ में भी आता है। जब तक आराम से बोले तब तक वो भी नहीं उठ रहा है, तो अब जो है वो गया लाने के लिए सब्जी लाने, सब्जी लाता ही रह गया। अब ऐसे केस में कहा गया कहीं भी जो है वो काम से रिलेटेड नहीं था, ऑफिस के लिए जा रहा था, राम दुलारी ने जो बांध बूंद करके जो भी है टिफिन वगैरह दिया, साइकिल से ही जा रहा था, रोड एक्सीडेंट हुआ, इस केस में ना माना जाएगा। डिसाइडेड केस है। उन्होंने कहा था कि वो वर्क के लिए निकला हुआ है, तो उसका जो है, देखिए जो चीज लगे ना कंफ्यूजिंग, उसमें थोड़ा सा नरम दिल होकर सोचिए, सिर्फ लेबर लॉ में, बाकी में नहीं। बाकी में तो लॉ बिल्कुल वैसा है जैसे दुष्ट आप है वैसे ही लॉ है, लेकिन इस केस में आप थोड़ा सा रहमदिल हो सकते हैं। किस केस में? लेबर लॉ में। तो यहां पे उन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं किस चीज के लिए जा रहा था, काम के लिए, तो उसको उन्होंने कंसीडर किया। अच्छा, इसमें देखिए क्या है, बस एक ही मंत्र याद रखिए, काम से रिलेटेड होना चाहिए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। चाहे चोर को जो है वो रोका काम करने से, मत चोरी करने से, और वो बाद में आके बदला ले रहा है, चलेगा। यहां पे कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है वो आपने जो है वो क्या किया था, वो थ्रेट ऑफ पर्सन गिविंग कॉल फॉर स्ट्राइक। कोई पर्सन था जो कॉल क्या करता था, स्ट्राइक वगैरह के लिए जो है वो थ्रेट करता था, फिर भी आप स्ट्राइक पे नहीं गए, आप काम करते रहे, बाद में आकर के उसने आपको जो है वो जलील किया या किसी तरह से मिसबिहेव किया। वो इसीलिए न किया क्योंकि उसके कहने पे आप किस पे नहीं गए, स्ट्राइक पे नहीं गए। तो ये तो जो है वो आपका जो है वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। कहा गया कि इस केस में जो भी इंजुरी या जो भी चीज होगा वो जो है वो इस एक्ट के दायरे में आएगा। ये देखिए अगला केस, जयंती लाल धानजी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कोर्ट का। हाँ, तो यहां पे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं, कंपनसेशन एक्ट तो आप लोग में से हटा दिया गया। पहले क्या था कि अगर दो चीज को छोड़ करके बाकी सारे केस में आपको ये मिलेगा। अगर आपको कोई इंजरी हुई, ध्यान रखिएगा, अगर ये टोटल डिसेबलमेंट है, क्या है, परमानेंट नेचर, टोटल डिसेबलमेंट है और या डेथ है, तो उस केस में हर कंडीशन में मिलेगा। लेकिन अगर कोई ड्रिंक एंड ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में आकर के काम कर रहा है और उसका काम था कि ये जो है वो रॉड वगैरह जो है इसके टुकड़े होने थे,
और उसका काम था कि थोड़े थोड़े स्पेस पे इसको आगे बढ़ाते जाना। मशीन खुद ऊपर से आता था और ऐसे कट कट करता जाएगा। मशीन का काम ऐसे ऊपर नीचे आना, इसका काम इसको बढ़ाते जाना है। और इंच रखा हुआ है कि कितना कितना आगे करना है, वो बस आगे बढ़ा रहा है, कट होता जा रहा है। एक दिन जो है वो रामदेन झूम बराबर झूम, एक कट तो भी नहीं दिन खुला, एक और कट, क्योंकि वो तो कटर आके गिरता जा रहा है। कहा गया कि ऐसे केस में अगर टोटल डिसेबलमेंट हो गया है, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, तब तो देंगे, क्योंकि तब हमारे सिंपैथी उसके साथ है। लेकिन अगर टोटल डिसेबलमेंट नहीं हुआ तो तू मर, तू इसी लायक था। लॉ बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूं। मुंह मेरे हैं, बोल मेरे नहीं है, ईएसआई एक्ट के हैं। लेकिन अगर डेथ हो गया तो उस केस में मिलेगा। नेग्लिजेंस के केस में इन्होंने बोला है कि हम क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो है वो उसको जो सजा मिलना था वो क्या हो गया है, मिल गया है, कम से कम उसको कंपनसेशन मिल जाए। द वर्ड इंजुरी डज नॉट मीन ओनली व्हाट। अच्छा, तो कौन सा इंजुरी? मन के घाव। किसके घाव? मन के घाव, यानी मेंटल इंजुरी। कहा गया कि अगर कोई भी जो है बहुत ज्यादा, इसका केस भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में काम कर रहा है वहां पे, और घर आया, इतना स्ट्रेस वर्क का रहा कि घर आने के बाद हार्ट अटैक हो गया, तो उस केस में भी कहा गया कि उनको कंपनसेशन क्या होगा, मिलेगा, और यह माना जाएगा कि क्या था, ऑक्यूपेशनल इंजुरी था। अब यह साबित कैसे होगा? ये तो आपको भी पता है कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, साफ दिखता है लेकिन साबित हो नहीं पाता है, तो क्या करते हैं, उसके लिए सजा नहीं मिलती है। दिख रहा है कि इसने नहीं किया है, बट साबित कर दिया इसी ने किया है, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग उसके पार्ट में तो जाएंगे नहीं, क्योंकि हम कुछ होते ही नहीं है कोर्ट के ऊपर टिप्पणी करने वाले। तो साफ कहा गया जो चीज साबित होगा उसी अकॉर्डिंग होगा। लेकिन एक्ट कहता है कि अगर किसी को मेंटल इंजुरी भी हुआ है और उस मेंटल इंजुरी के कारण घर आकर के कहीं कोई चीज हुआ है, तो उस केस में उसको कंप्लीट कंपनसेशन मिलेगा। ये जरा देखिए, कैंटीन और साइकिल स्टैंड का है, जरा पढ़ के देखिए क्या है। एक सिनेमा हॉल है, वहां पे कैंटीन और साइकिल स्टैंड कोई और चला रहा है। केस पुराना है इसलिए साइकिल स्टैंड लिखा है। इट इज नॉट रन बाय प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, इट इज रन बाय कॉन्ट्रैक्टर। पॉसिबल? और आप देखिएगा भी, रियल में भी, आप मूवी वगैरह थिएटर पीवीआर वगैरह में भी जाइए, वहां देखिएगा पार्किंग अलग से कोई चला रहा होता है नॉर्मली, और कैंटीन भी अलग अलग। वहां पे जो है वो आपका जो है वो मैकडी, डोमिनोज, ये सब नहीं रहते हैं। अब कह रहे हैं कि अगर वहां पे, ये बात पहले की है, कह रहा है कैंटीन और साइकिल स्टैंड कोई और रन कर रहा है, वहां के जो वर्कर होंगे उसके लिए क्या होगा? कहा गया कि इसी काम के लिए वहां पे कैंटीन और इसी काम के लिए वह साइकिल स्टैंड है, ताकि मूवी चल सके, मूवी लोग देखने आए तो वहां खा सके। ये वो कैंटीन नहीं है कि दूर से लोग आता है बोलता है चलो यहां जाकर के खाना खाएंगे, और दूर से आता है बोलता है साइकिल वहीं पे पार्क करेंगे। कहा कि वहां इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि मूवी लोगों को देखना है, और तभी दोनों काम चला, तो दोनों उस पर डिपेंडेंट काम है। तो ऐसे केस में क्या कहा इन्होंने? कहा कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की क्या है, जिम्मेदारी है, और यहां भी ईएसआई एक्ट उनके ऊपर भी क्या होगा, एप्लीकेबल। वहां भी हम काउंट कर लेंगे, अगर 20 से ज्यादा हो गया सब मिला करके, तो उनको भी इस दायरे में क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। हैदराबाद एस्बेस्टस सीमेंट प्रोडक्ट वर्सेस एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कोर्ट, क्या है, पढ़िए जरा। एसआई के सामने आज जिक्र भी किया है अभी थोड़ी देर पहले। जानबूझ करके मामू बना रहा है, कुछ लोगों को एक जगह रख रहा है, कुछ लोगों को, और जबकि दोनों जगह पे ही काम पूरा होता है। कहा गया अगर ऐसा है तो ऐसे केस में दोनों को क्लब करेंगे, वहां के लोगों को, और जितने भी लोग काम करते हैं सबको एसआई का बेनिफिट क्या होगा, मिलेगा। इसमें देखें आपके क्या क्या विचार आते हैं। हम्म, ये बात मैं समझ गया। मैनेजिंग डायरेक्टर है,
एक पोजीशन मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ, एक पोजीशन एम्प्लॉय का है और एक उसका प्रमोटर का भी हो सकता है। तो मुझे उससे कंसर्न नहीं। और कुछ बात आपके दिमाग में आ रहा है? मेरे दिमाग में तो आ रहा है। और कुछ बोलिए एक बात। मैनेजिंग डायरेक्टर है, कुछ और बात दिमाग में नहीं आ रहा है? मेरे दिमाग में तो खटक रहा है। हाँ, इसका मतलब अगर वो नाम जो भी दे, मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर का पप्पा जी, मैनेजिंग डायरेक्टर का दद्दा जी, जो भी नाम वो रखना चाहे, क्योंकि लॉ ने कभी बोला ही नहीं कि कौन सा डेजिग्नेशन पढ़े होंगे कंपनी लॉ में, कोई ऐसा चीज नहीं दिया हुआ है कि क्या आप जो भी नाम रख से आइए, जिस भी तरीके से आइए, आप अपना पोजीशन बताइए, क्या करते हैं, शेयर है आपके पास, क्या पोजीशन आप रखते हैं, क्या आपको एग्जीक्यूटिव पावर मिला हुआ है, नॉन एग्जीक्यूटिव राइट है, क्या है आपके पास, वो सब आपने बता दिया। कह रहे हैं कि अगर आप 21,000 तक के सैलरी के दायरे में हैं तो हम आपको ईएसआई का क्या देंगे। लेकिन आपको लगता है कि ये 21 तक में होंगे? ये तो जानबूझ करके अपनी इतनी सैलरी रखते कि इनके कारण तो मैनेजरियल रिम्यूनरेशन के लिए 3 सेक्शन पढ़ने पड़ते हैं। नहीं पढ़े, आगे पढ़िएगा आप। ओवरऑल मैनेजरियल रिम्यूनरेशन, इंडिविजुअल रिम्यूनरेशन एंड मैनेजरियल रिम्यूनरेशन विथ रेस्पेक्ट टू परक्विजिट एंड अदर थिंग, जब आपको पढ़ाया जाएगा। और इसमें बहुत घमासान मचता है। इसमें 3-4 सेक्शन को, अभी तो आपको शायद सेक्शन का कोरिलेशन नहीं पढ़ाया जा रहा होगा, देखिएगा बाद में जब आपको मैम सेक्शन का कोरिलेशन पढ़ाएगी, तब तक मैं अगर पहुंच गया तो मैं देखूंगा कितना कोरिलेशन आप कर चुके हैं। इधर से फेंका जाता है उस सेक्शन पे, उस सेक्शन से उस सेक्शन पर, जब तक 5-6 सेक्शन को मिलाया नहीं तो बाकी तो मुझे भी पढ़ना आता है कि ये सेक्शन ये कहता है, मजा आया। तो गुड्डे गुड्डे की तरह ऐसे ऐसे थोड़ा ना करना है, ऐसे करके थोड़ा आपको काम मिलेगा, वहां पे ऐसे थोड़ा काम मिलेगा। वहां पे तो आपको रहेगा कि एक कंपनी का ये सिचुएशन है, वहां पे कैजुअल वैकेंसी से लेकर के आपका एडिशनल डायरेक्टर से लेकर के प्रमोटर का फिजुडियरी पोजीशन से लेकर के जितने भी तरह के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से लेकर के रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन से लेकर के 5-7 चीज मिल करके आएगा। और तब जाकर के वो क्या होगा, सॉल्व होगा केस लॉ वगैरह। तो ये तब होगा जब इंडिविजुअल हर चीज को याद रखिएगा, तभी उसको क्या कर पाइएगा क्लब। जैसे मैं अभी आपको बोलता हूं ना, इस चैप्टर से उस चैप्टर, अब तो हम लोग क्रॉस बॉर्डर करने लगे हैं, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट, अब तो एक मॉड्यूल से कहां जाने लगेंगे। तो वैसे ही करके जो इसमें अलग अलग जो है सेक्शंस पे रहेगा। तो कहा अगर मैनेजिंग डायरेक्टर नाम हो, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता है, एम्प्लॉय के दायरे में आ रहा है, हाँ आ रहा है। क्या वो जगह स्टैब्लिशमेंट के दायरे में आ रहा है, हाँ आ रहा है। उसको बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा। अगर वो मैनेजिंग डायरेक्टर वुमेन है तो कहा जाओ मैटरनिटी बेनिफिट का भी क्या करो, आप सारा फायदा ले सकते हैं। हैंडलूम हाउस एर्नाकुलम वर्सेस रीजनल डायरेक्टर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कोर्ट, each case whether sale commission and incentive are payable at interval not exceeding 2 months। ये किस चीज से रिलेटेड बताइए जरा, पूरा केस मुझे बताइए तो क्या हुआ होगा। ऐसे ही लिखा रहता है केस, क्या हुआ होगा पूरा केस, क्या सिचुएशन हुआ होगा, किस चीज पे जिक्र कर रहा है ये। रुकिए रुकिए रुकिए, 30 सेकेंड सोचने के लिए, जिससे पूछूंगा वही बोलिएगा और गलत बोलने पे मैं निशाना लगाऊंगा। रख देता हूं। क्यों रख दिया पता है, कहीं मेरा निशाना चूका और मेरा रिमोट खराब हो गया तो। हम लोग टकराते थे ना किसी चीज से, पापा ओह सब ठीक ना, हम बोले हाँ, बोले नहीं नहीं तुम लोग नहीं, तुम लोग तो ठीक ही रहोगे, टीवी वगैरह बचाना जिससे टकराए आते जाते हुए। चलिए चलिए, कौन बताएंगे, प्रेरणा बताइए क्या है ये केस, क्या जिक्र कर रहा है। रोहित, किस चीज को, अपील को। हाँ जी मानसी, रिया, ये याद रखिएगा, ये जरूर लिखिएगा आंसर में अगर कहीं पूछा तो। चलिए चलिए चलिए, हाँ जी पीयूष चावला, पीयूष चावला खिलाड़ी था ना, अभी खेलते हैं, अच्छा
बात से बस इतना बताइए, किस चीज से ये रिलेटेड है? हाँ जी, कश्मीरी गेट। मारिए उसको मुक्का जिसने लिखा है। अगर एक की जगह 2 मंथ लिखा है तो इसका तो गलत लिख दिया। तान्या गुप्ता, प्रीति, एक ही प्रीति आज है। खुशी, बिल्कुल। वेजेज में हमने पढ़ा था कि वेजेज के दायरे में सिर्फ वही चीज आएगा जिसका इंटरवल 2 महीने से ज्यादा का। देखिए लॉ और से कहां पे केस लॉ जाता है, मैंने आपको साफ बताया। आपके ना चेहरे के ना आपके एटीट्यूड के, इन दोनों में से किसी चीज के आपको तनख्वाह नहीं मिलेंगे जब आप काम करने आएंगे। सिर्फ मिलेंगे आपके दिमाग और कितना इंटरकनेक्ट कर। ये तो बहुत छोटा इंटरकनेक्शन, इसको तो इंटरकनेक्शन बोलूं तो इंटरकनेक्शन की तौहीन हो जाएगी, आप थ्रू हो जाएगा। ये तो बहुत नॉर्मल सा चीज है जो हमने पढ़ा था कि वेजेज के दायरे में आप जो है वो उन पैसों को नहीं लेंगे जो पैसे आपको कितने दिन के बाद मिलते हैं। यही ये कह रहा है। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन ईच केस वेदर सेल कमीशन आप मुझे दे रहे हैं ना, हर 2 महीने से पहले दे रहे हैं। हाँ, मंथली जितना आपका होता है हर मंथली बेसिस पे दे देते हैं कैश में। लेंगे या नहीं लेंगे वेजेज में? 2 महीने में दे देते हैं, लेंगे या नहीं? 6 महीने में हम हिसाब करते हैं आपके सेल कमीशन का कि आपने कितना बेचा या क्या किया। लेंगे? क्लियर है ये बात? यही उन्होंने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रेवलिंग अलायंसेस, स्पेशल अलायंसेस, क्या इसको हम लोग लेते हैं? पूरा का पूरा लिस्ट तो पढ़ाया था, उसमें ये सब चीजों को हम शामिल, बस वही ध्यान रखना है। और केस लॉ में देखिए, केस लॉ या कुछ पूछा जाए ना, प्लीज दिमाग को ब्लॉक और ब्लैंक मत कीजिए। एकदम जैसे देखिए, जैसे आप जीते हैं ना खुल करके, एकदम मस्त बिंदास जीते हैं फालतू वाले काम में, मस्ती वाले काम में, बिल्कुल वैसे पढ़ाई में भी ना खुल के पढ़िए और मस्ती वाले स्टाइल में पढ़िए। आप बोलेगा सर आप ही मस्ती बोल रहे हो। मस्ती मतलब मैं पढ़ाई में मस्ती बोल रहा हूं, और मस्ती नहीं। और मस्ती करेंगे तब तो मर जाएंगे, उतना नहीं। जैसे बाकी समय जो है निडर होकर के जो है, चाहे कोई कुछ भी हो जाए, हम तो हाँ बोलो क्या बात करना है, हाँ चल बता, ठीक है अब तो क्लास खत्म है, अब चलो जो पंचायत करना है करो। एकदम टनाटन रहते हैं ना, बोल्ड रहते हैं, वैसे ही रहिए कि पढ़ाई में भी कि ये बात लिखा हुआ तो लिखा हुआ, दैट्स इट, लिखा हुआ, ये सब लिस्ट है, ये इसमें शामिल। अब क्यों डरते रहेंगे बोलते वक्त? बाकी चीज में डर ही नहीं, इसमें क्यों डरे? 2 महीने वाले बात में क्या कंफ्यूजन था? 2 महीने वाले बिल्कुल साफ तोड़ तोड़ के खोल खोल के नहीं समझाया था। अब तो बस मेरे किडनी हार्ट यही सब मेरे पास है, बाकी तो मैं दे चुका हूं, हाथ पैर सब तो काट दिया समझाने के लिए। तो उसमें साफ बोला था कि 2 महीने में जो चीज दे रहे हैं, चाहे जिस भी नाम से दे रहे हैं, अगर 2 महीने पे देते हैं तो चलेगा, 2 महीने से ज्यादा दिन के इंटरवल पे देते हैं तो नहीं चलेगा। इसमें देखिए ट्रेवलिंग अलायंस वगैरह सब कुछ क्या है हमारा, एक्सक्लूड है, लिखा हुआ तो एक्सक्लूड है। चलिए इसमें समय मैंने दिया आपको 15 मिनट्स, एकदम फटाफट कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 1, चलिए इधर से ये स्टार्ट करते हैं। चलिए तान्या गुप्ता, 1 का बी, जिनका जिनका कहना 1 का बी है हाथ उठाइए। 1 का बी, जिनका कहना सी है, जिनका कहना डी है, जिनका कहना ए है। An insured person under the Employee State Insurance Act 1948 entitled to receive certain benefit, but the insured person is not entitled to receive more than one benefit for the same period. 1 is the correct answer. एक ही समय में 2 बेनिफिट लीजिएगा, इधर में आप जो है वो मेडिकल बेनिफिट भी लीजिएगा, इधर सिकनेस बेनिफिट भी। ये नॉर्मल आपके कॉम्प्रिहेंशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, क्या लीजिएगा हाँ या ना? तो आंसर क्या है? एक टाइम में क्या ले सकते हैं? एक बेनिफिट। मैटरनिटी बेनिफिट भी लीजिएगा, सिकनेस बेनिफिट भी लीजिएगा नहीं, डिपेंडेंस बेनिफिट भी लीजिएगा, डिसेबलमेंट बेनिफिट भी लीजिएगा हाँ या ना? मर जाएगा एम्प्लॉयर, धंधा पानी अपना क्या कर देगा? बंद कर देगा, बोलेगा कि रामदीन बनने में ही क्या है फायदा है।
आइए सेकेंड विपुल, क्वेश्चन नंबर 2, बी, बी इज द करेक्ट आंसर, गुड। चलिए रिया, मुक्का मारूंगा, सीधे बोलिए ए बी सी डी में से क्या सी। जिनका जिनका कहना सी है हाथ उठाइए, जिनका कहना डी है हाथ उठाइए, जिनका कहना ए है हाथ उठाइए, जिनका कहना बी है हाथ उठाइए। बी इज द करेक्ट आंसर। डिपेंडेंस दिया हुआ है, डिपेंडेंस के लिस्ट को देखना है बस। चलिए 4, अंकित, The every factory establishment to which this applies has to be registered within। अगर कहीं पे है इसको आप लर्न करके रखिए। अच्छा, और किन्हीं से पूछ लेते एक बार, जिनका जिनका बी है हाथ उठाइए। सी, ए, डी, इस बार मैंने सोचा गेम दू। ए इज द करेक्ट आंसर। कितने दिन के भीतर रजिस्टर्ड कराएंगे? 15 डेज। कुछ क्वेश्चन क्यों आपके एक्स्ट्रा हो जा रहे पता है? क्योंकि यही चीज आपका प्रोफेशनल में भी है, तो थोड़ा थोड़ा मैंने कोशिश किया है थोड़ा ज्यादा बता दूं ताकि आप थोड़े कंफर्टेबल फील करें, इसीलिए चीजें एक्स्ट्रा निकल के आती है। 5 बताइए श्रेयांगी। द टर्म वेजेस अंडर डज नॉट इंक्लूड। चलिए, जिनका कहना बी है हाथ उठाइए। सी वाले, डी वाले, ए वाले। सी इज द करेक्ट आंसर। ओवर टाइम वेजेज वगैरह आपको 2 महीने के भीतर सब मिल जाता है, इसीलिए वो सब क्या आ जाता है? कैश में आ जाता है। लेकिन ट्रेवलिंग अलाउंसेस को साफ तौर पे क्या रखा गया है? अलग रखा गया है। आप जाकर के देखिए, जहां हमने लिखा वहां ओवर टाइम वेजेज को अलग किया है, किया है। हाँ, तो ट्रेवलिंग को किया, इसीलिए ट्रेवलिंग लाइसेंस अलग है और ये नहीं है, क्योंकि नॉर्मली जो ओवर टाइम वेजेज होता है वो कैश में हम 1 महीने के बाद क्या कर देते? वेज पीरियड में ही दे देते। चलिए भूमिका 6 का जिनका जिनका बी है हाथ उठाइए। सी, डी, ए इज द करेक्ट आंसर, मार्क कर लीजिए। नॉर्मली कितना रहता है? इसमें कितना दिया है? 1 मंथ दिया है, तो इसीलिए हमें ध्यान रखना होगा। चलिए सचिन, करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। विराट, डी करेक्ट आंसर है 8 का। मनमीत, ए करेक्ट आंसर। जूही, डी करेक्ट आंसर। शीतल, सही बोला? आंचल, क्यों मैं शीतल बोल दे रहा हूं? अब इससे ये मत लगाइएगा सर कहीं कुछ शीतल, ऐसा नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं। आंचल ठीक है। 9th का आंसर बच्चे ए है। चलिए 11 का बताइए। 11 का आंसर जिनका जिनका ए है हाथ उठाइए। बी, सी, डी। 11 का अकॉर्डिंग टू दिस shall initially given for, shall initially given for employee less than 10, initially given for था ही factories belonging to government। इनिशियली जो है वो किस पे था? ये सीजनल पे था। तो करेक्ट आंसर क्या है 11 का? सी। 12 बतलाइए गिरीश। 12 का ए करेक्ट आंसर। मनीष, बी। वल्ले वल्ले हो गए आपके, करेक्ट आंसर। बताइए मनीक। 14 का डी। जिनका जिनका कहना डी है हाथ उठाइए। जिनका कहना बी है, सी है, ए है। अब पढ़ लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस देयर इज एम्प्लॉयमेंट इंजुरी टू एन एम्प्लॉय?
इंटेलिंग हिम टू बेनिफिट, एम्प्लॉयमेंट इंजुरी, ठीक है। मीट विथ एन एक्सीडेंट ऑन पब्लिक रोड ऑन द विच टू प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक्स ए वर्कर मीट विथ एन एक्सीडेंट ऑन अ पब्लिक रोड ऑन हिज वे टू प्लेस ऑफ, था ये हमारा आंसर था। अगर जॉब के लिए जा रहा है तो वेयर एन एम्प्लॉय हु इज ऑन हिज वे टू फैक्ट्री मीट विथ एन एक्सीडेंट 1 किलोमीटर फ्रॉम द प्लेस ऑफ, ये भी होगा 1 किलोमीटर दूर है लेकिन जा तो रहा है, कहीं भी होगा। ऊपर वाला भी तो ये थोड़ा ना बोला कितने दूर है, बोल तो रहा रास्ते में कहीं पे जो मर मुड़ गया, एक्सीडेंट हो गया। एक्स ए वर्कर सफर्ड फ्रैक्चर ऑफ हैंड ऑन बीइंग बिटेन बाय स्ट्राइकिंग वर्कर फॉर वर्किंग इन द एम्प्लॉयर फैक्ट्री ऑन हिज ओन रिस्क डिस्पाइट द, तो इसमें तो सारा आपका है, क्या होगा, डी होगा। कुछ लोगों का अलग भी था इसीलिए मुझे हैंड रेस कराना पड़ा था। 15 बताइए ईशांत। अच्छा, इसमें थोड़ा करेक्शन कह रहे हैं, कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एम्प्लॉय, तो एक यहां पे क्या करेक्शन कर दे हम, तो उसके बाद आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, गुड। चलिए 16 प्रेरणा, जिनका जिनका कहना ए है हाथ उठाइए। 16 का बी सी डी, डी इज द करेक्ट आंसर। आइए 17 रोहित, डी करेक्ट है। नीचे से ही बोल दिया सर, नीचे ये वो नहीं होता था पहले, ऐसे करके भाग रहे होते थे, बॉल पकड़ा और ऐसे ही वापस फेंक दिया, याद है। अजहरुद्दीन का ये बहुत, आप लोगों ने शायद उनका गेम नहीं देखा होगा, लेकिन उनका ये बड़ा उस समय के लिए फेवरेट है, वो बहुत अच्छे फील्डर माने जाते थे। मोहम्मद अजहरुद्दीन इंडियन टीम के बहुत दिन कैप्टन भी रहे हैं। तो वो दौड़ते थे, बॉल आ रहा है तो उलटते नहीं थे, ऐसे ही लिया और ऐसे ही क्या कर दिया, तो वैसे ही जरूरत ने बोला ऐसे क्वेश्चन का जवाब तो मैं कैसे दे दूं, झुके झुके ही दे दूं। चलिए तो बताइए निकिता 18 का सी, जिनका जिनका सी है हाथ उठाइए। बी ए डी, employment injury means a personal injury to an employee caused by accident or an occupational disease being an insurable employment, whether the accident occurs or the occupational disease is contracted within or outside the territorial limit of, in the arising out of or in the course of employment। 18 का arising out of or in the course of his employment, फाइन, सी ही होगा। नाइनटीन क्या है जवाब, 19 का डी, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन कैन बी ट्रीटेड एज एम्प्लॉय एज पर दिस। 19 का जिनका जिनका कहना ए है, बी सी डी, क्यों भाई, नन ऑफ द अबव हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन कैन बी ट्रीटेड एज एम्प्लॉय एज डिफाइंड इन ईएसआई एक्ट, वर्कर एम्प्लॉयड इन अ हॉस्पिटल अटैच्ड टू मेंटेन बाय ए फैक्ट्री एक्सक्लूसिवली फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज एंड देयर फैमिली, ठीक है। 9 पार्ट, नन ऑफ दिस, के ऊपर वाला ही तो मुझे दिख गया। हाँ यही 19 का क्या होगा, डी ना आप लोगों ने पहले बोला था, तो ऊपर ही तो दिख रहा, वर्कर एम्प्लॉयड इन अ हॉस्पिटल अटैच टू, फैक्ट्री को क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, किसके लिए वो है बना हुआ हॉस्पिटल, जो फैक्ट्री में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और उनके किसके लिए, फैमिली के लिए। 20 बताइए कश्मीरी गेट, ए
such establishment of permanent nature as reduce the earning capacity of an employee in what? Every employment he was capable of undertaking at the time of accident resulting in the, सबसे पहले एवरी जैसे ही होगा तो पहले तो परमानेंट कर दीजिए सारे एम्प्लॉयमेंट में। अब देख लेते हैं कि क्या करें, पार्शियल करें या टोटल कर। मुझे एक चीज बताइए, जब दूसरे जगह कह रहे हैं उसका अर्निंग कैपेसिटी कम हो गया तो इसका मतलब है कि टोटल कम होगा। टोटल होता तब तो क्या होता, वो काम ही नहीं कर पाता। इसका मतलब है कि डिसेबलमेंट पहला किस नेचर का है, ये परमानेंट है क्योंकि कह रहे हैं हर जगह, लेकिन टोटल है या पार्शियल है। अरे भाई मैं क्लैरिकल काम जानता हूं तभी ना दूसरी जगह कम मिलेगा। जेसीबी से जितना कमाता था उतना नहीं मिलेगा, लेकिन क्या होगा, तो कह रहे हैं कि ये क्या हो गया, पार्शियल डिसेबलमेंट। तो 20 का क्या होगा हमारा, डी होगा आंसर। अब किन की बारी बताइए, पीयूष। 21 का डी, नन ऑफ दिस। Which of the following person can be treated as employee as defined in this? Director of a limited company can be treated as employee. चलिए इसको हमने हटा दिया। कैजुअल वर्कर हमने क्या कर दिया, हटा दिया। लेकिन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव whose duty is to propagate information about the product of their, क्यों भाई, काम तो काम ही है, उससे क्या नाराजगी हो गई। कैजुअल है क्या, हमें तो आउट वर्कर, कैजुअल वर्कर तो नहीं है, उसका काम ही यही है कि जाकर के चीजों का क्या करता है, प्रचार प्रसार करता है। तो ऐसे केस में वो इंप्लॉय होगा या नहीं होगा, इंप्लॉय होगा। डायरेक्टर तो इसलिए हम हटा देते हैं क्योंकि डायरेक्टर के केस में बोलते हैं कि कितना उसका सैलरी होगा, क्या नहीं होगा, ये सब मैटर कर जाता है। हमने एमडी के केस में पढ़ा था, लेकिन इन जनरल अगर हम लेकर के चले तो डायरेक्टर को क्या किया गया, ईएसआई ने इसलिए बाहर रखा है क्योंकि वो कहते हैं कि आपकी सैलरी कभी भी जो है इस दायरे में नॉर्मली नहीं आ पाती। अगर दायरे में आ जाएगा तो वो भी क्या माना जाएगा, पढ़ा भी था हमने केस लॉ भी, एमडी को भी माना गया था। तो यहां पे हमारा आंसर क्या होना चाहिए, बी, नन ऑफ दीज नहीं, क्योंकि जब आंसर का स्कोप है तो नन ऑफ दीज पे नहीं जाएंगे। हाँ जी, अमन, नमन, सॉरी नमन, बी 22। रुकिए, दो चीज ठीक करना, आपका नमन में गड़बड़ तो वो तो बहुत दिन तक चलेगा मुझे लगता है। इनका शीतल की जगह क्या है, आंचल, आंचल, ठीक है। वो एक बार छप जाता है ना तो वो चलता रहता है। ये चंचल, ठीक है। 22 हुआ, क्या है आंसर, बी। चलिए 22 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन वेजेज पेड ऑन दिस अंडर सेक्शन दिस ऑफ इंडस्ट्रियल कंपनसेशन। कहां, ले ऑफ पेमेंट जो आपका है एंड कंपनसेशन इज टू डिफरेंट थिंग। ले ऑफ के समय आपको जो पेमेंट मिलता है उसको तो हम इसमें साथ में रखते, बट नॉट द कंपनसेशन, कंपनसेशन नहीं। दूसरा पेमेंट और क्या था इसमें, नहीं, इंसेंटिव और प्रोडक्शन बोनस, लेकिन फिर इसमें इफ बट है, बताइए क्यों। हाँ, इंसेंटिव एंड प्रोडक्शन में तो हम यहां पे क्या एज्यूम करें, ये क्वेश्चन था डिस्कशन का ही पार्ट है। अगर ये आपका जो है वो ले ऑफ पेमेंट है तो क्या हो गया, ऐड होगा। ले ऑफ कंपनसेशन है तो नहीं होगा। इंसेंटिव एंड प्रोडक्शन बोनस हम इसलिए ले लेते हैं क्योंकि नॉर्मली इंसेंटिव प्रोडक्शन बोनस हमें क्या मिलता है, हर महीने क्या होता रहता है, महीने के अंत में, तभी तो जो है वो हमारा मोटिवेशन अगले महीने के लिए बना हुआ रहेगा। पेमेंट ऑफ इनाम टू वर्कमैन एज एन इंसेंटिव टू मेक द वर्कर इफेक्टिवली एंड दिस हैज राइट विड्रॉन द ग्रांट ऑफ इनाम, ये पैसा जो है वो वेजेस का पार्ट, इनाम वगैरह जो दे दिया, बख्शिश दे दिया खुश होकर के, वो नहीं। तो 22 का जो है हम क्या करेंगे आंसर, बी। 23 उन्नति, 23 का 23 का
insured person and their dependent and their independent family member as per sickness benefit are available. ये सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगा? ये सिर्फ बच्चे इंश्योर्ड पर्सन को मिलेगा, रामदीन को मिलेगा। मेडिकल बेनिफिट फैमिली को मिलेगा, तभी बोला है कि जाकर के ओपीडी करवा ले या क्या करा ले, इंडोर करवा ले। सीकनेस बेनिफिट किसको मिलेगा? तभी तो उसको बोला गया कि कितना दिन तक सीकनेस है, कितना जो है वो आपको 91 डेज का मिलेगा, बशर्ते आपने इतने दिन क्या किया हो। ठीक है, हाँ जी तमन्ना 24 का ए करेक्ट है। 25 का मानसी 25 का ए पर्सन शैल नॉट बी इंटाइटल टू सिकनेस बेनिफिट फॉर द फर्स्ट, ठीक है। 25 का सी एज पर ईएसआई एक्ट मेडिकल बेनिफिट्स आर अवेलेबल टू एकांश। 26 का डी करेक्ट है। खुशी 27 का डी सही है। हाँ जी मुस्कान 28 का डी करेक्ट है। तो ऐसे करके क्यों कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे धोखा देना चाह रहे सर, बी समझो तो बी और डी समझो तो डी, मतलब नहीं लग रहा है ऐसा कि सर जो सुनाई दे, अगर आप बी ठीक बोल दोगे तो हाँ बी बी, और नहीं तो क्या है डी है। धोखेबाजी नहीं करते हैं, जो बोलना है साफ बोलिए। चलिए बताइए निहारिका 29 का डी करेक्ट है। दिशा 30 का ऑक्यूपायर ठीक है। प्रीति 31 का ए करेक्ट है। बताइए हर्षिता उर्फ बाबा जी सी सही है। मुस्कान 33 का बी, इधर ठीक जा रहा है आंसर। चंचल 33 का मैंने बी बोला और 34 का आंसर डी करेक्ट है। हाँ सांभवी 35 का ए होगा, ठीक है। तो अब हमने ईएसआई एक्ट को भी धो डाला। आपका काम क्या है? रिवीजन अपना कंटिन्यू रखें, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक और एक्ट जो कहीं ना कहीं फिर क्या करेगा, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में। अब इसमें दो चीजें आ रही है, एक वर्क प्लेस पे वुमेन भी काम कर रहे हैं और मेन भी काम कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्शलिटी किया जा रहा है, या मैं फैक्ट्री और बाकी जगह की बात कर रहा हूं, उन्हें जो है वो फीमेल वर्कर को यानी राम दुलारी को कहीं कम तो नहीं दिया जा रहा है और रामदीन को ज्यादा तो नहीं। दूसरी बात, अगर वर्क प्लेस पे कहीं भी रामदीन को कोई दिक्कत है तो रामदीन अपनी बात कैसे पहुंचाएगा? क्या उसकी बात पहुंचाने के लिए क्या कोई यूनियन वगैरह है? तो अब इन दोनों में से कौन सा जो है वो चीज हम पहले पढ़ेंगे, ये पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। तो फिलहाल आज सेटिंग अप की सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।